अध्याय 217 अध्याय 217 अध्याय 172 चाची आपको नियमन में मदद करेगी। अध्याय 217 अध्याय 172 चाची आपको नियमित करने में मदद करेगी। अनुवादक 54,96,90,339। चू यूकिन के बाल करीने से बादल जैसे जूड़े में बंधे हुए थे और उनका नीला क्लाउड अटायर उनके सुडौल और आकर्षक शरीर पर लिपटा हुआ था, जिससे वह गरिमापूर्ण, परिपक्व और एक पत्नी और मां होने के आकर्षण से परिपूर्ण दिखाई दे रही थी। हालांकि वह अभी तक किसी पुरुष के साथ संबंध में नहीं थी और अभी भी पवित्र थी, लेकिन उसकी उम्र अब स्पष्ट हो गई थी और लू चेन के प्रति उसकी निरंतर देखभाल से उसका स्वभाव कई खूबसूरत विवाहित महिलाओं जैसा था। अर्धचरण ग्रैंडमास्टर होने के नाते चू यूकिन अधिकांश लोगों की तुलना में ठंड के प्रति कहीं अधिक प्रतिरोधी थी, इसलिए उन्हें मुजिक्सुआन और अन्य लोगों की तरह मोटे सूती कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं थी। इस कारण उनका आकर्षक व्यक्तित्व और भी निखर कर सामने आया। अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर परिपक्व और मनमोहक चू यूकिन को देखकर लू चेन के मन में तुरंत अनुचित विचार आने लगे। उत्तर की यात्रा के दौरान, हालांकि बाई किंग उसके साथ थी, उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, इसलिए वह खुद को संयमित रख रहा था। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पौष्टिक आहार का आदी था, अचानक 2 महीने से अधिक समय तक केवल सब्जियां खाना उसके लिए असहनीय था। पहले, चूंकि उसकी पत्नियां आसपास थीं, इसलिए उसके मन में कोई विचार नहीं उठते थे, लेकिन अब अध्ययन कक्ष में केवल वह और चू यूकिन ही मौजूद थे। आसपास कम लोग होने पर किसी की इच्छाएं पल भर में बढ़ सकती हैं। चू यूकिन की अद्भुत सुंदरता और मोहक शरीर को देखकर लू चेन तुरंत मोहित हो गया। लू चेन के अध्ययन कक्ष में कुछ देर रुकने के बाद चू यूकिन जाने ही वाली थी कि उसने मुड़कर देखा और लू चेन को देखा। लू चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैडम चू, क्या आपको पता था कि मैं अध्ययन कक्ष में आ रही हूँ और आपने यहाँ मेरा इंतजार करने का फैसला किया? लू चेन की अध्ययन कक्ष में वास्तविक उपस्थिति देखकर चू यूकिन क्षण भर के लिए चौंक गई और अचानक उसे अपराध बोध महसूस हुआ। हालांकि उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसने लू चेन की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, तुम क्या सोच रहे हो? मैं तो बस अध्ययन कक्ष की निगरानी कर रही हूँ। आखिर यहाँ कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है। जैसे जैसे लू चेन धीरे धीरे पास आती गई, चू यूकिन की चिंता बढ़ती गई और उसके भीतर की आंतरिक शक्ति तेजी से अशांत होती चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, इसलिए चू यूकिन ने अपने शरीर में हो रही असामान्य प्रतिक्रिया को शांत करने के लिए अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने जल्दी से विषय बदलते हुए कहा, चेन, तुम अभी अभी लौटे हो, क्या तुम मुजिक्सुआन और बाकी लोगों के साथ नहीं हो? आप दूर से आए हैं और यात्रा से थक गए होंगे। आज आपको अच्छी तरह आराम करना चाहिए। लू चेन ने चू यूकिन की खूबसूरत आंखों में देखते हुए कहा, मैडम चू, मैं खास तौर पर आपसे मिलने आया हूँ। तियांगुआंग शहर में 2 महीने से अधिक समय बिताने के दौरान मैंने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। शायद मेरी उत्सुकता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, जिसके कारण मेरे दांतियान में समस्या उत्पन्न हो गई। हालांकि मैंने मास्टर स्तर प्राप्त कर लिया है, फिर भी मैं अपने दांतियान में ऊर्जा के अवरोध को दूर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास आपकी सहायता मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लू चेन की बातें सुनकर चू यूकिन के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर उसका अप्रत्याशित आगमन वास्तव में इस विचार से प्रेरित था कि लू चेन ने उसे 2 महीने से अधिक समय से नहीं देखा था और शायद उसे अपने मार्शल आर्ट अभ्यास में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। चूंकि उसने पहले अध्ययन कक्ष में उसकी शारीरिक फिटनेस में मदद की थी, इसलिए वह अनजाने में अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर आ गई, जिससे ये भी स्पष्ट हो गया कि लू चेन को देखकर उसे अपराध बोध क्यों हुआ। जब चू यूकिन को पता चला कि लू चेन को उसकी सहायता की आवश्यकता है, तो उसकी प्रारंभिक उलझन और निराशा पल भर में दूर हो गई। जब तक लू चेन को उसकी आवश्यकता थी, वह उत्तरी राजकुमार के महल को नहीं छोड़ेगी। शर्माते हुए चू यूकिन ने कहा, चलिए पहले अध्ययन कक्ष में चलते हैं। मैं आपकी स्थिति को ठीक करने में आपकी मदद करूंगी। चू यूकिन ने पहल करते हुए पीछे मुड़ा, अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। चू यूकिन अभी अध्ययन कक्ष में दाखिल ही हुई थी कि लू चेन उसके पीछे पीछे आया। जल्दी से उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया और उसे ताला भी लगा दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर चू यूकिन चौंक गई और कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन लू चेन पहले से ही उसके बगल में थी। चू यूकिन ने सहज रूप से पीछे हटते हुए कहा, चेन, इस बार तुम लापरवाही नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे शरीर को तुम्हारे लिए प्रशिक्षित करना बंद कर दूंगी। अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव देखकर लू चेन के अंदर कुछ जागृत सा हो गया और वह बेहद उत्सुक हो गया। बिना कुछ और कहे लू चेन ने चू यूकिन का कोमल हाथ पकड़ा, उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मैडम चू, चिंता मत कीजिए, मुझे अपनी सीमाएं पता हैं। जल्दी कीजिए और मेरी हालत में सुधार कीजिए। मुझे लग रहा है कि मेरी दांतियान, स्तन और अधिक अवरुद्ध होती जा रही है। अचानक लू चेन के आलिंगन में समा जाने से चू यूकिन का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसने उसकी मर्दाना खुशबू को महसूस किया, जिससे उसका शरीर तीव्र रूप से गर्म हो गया। चू यूकिन लू चेन की बाहों से भागना चाहती थी, लेकिन ये याद करके कि उसकी साधना प्रभावित हो रही है, उसने हिलने डुलने से परहेज किया और उसे अपने कोमल शरीर को थामे रहने दिया। शायद इसलिए कि वह 2 महीने से अधिक समय से किसी महिला के करीब नहीं आया था। एक बेहद खूबसूरत चू यूकिन को गले लगाने से लू चेन और भी बेचैन हो गया। चू यूकिन के शरीर की हल्की सी सुगंध लगातार लू चेन की नाक में आ रही थी। उसका शरीर भी अविश्वसनीय रूप से कोमल था, रुई के समान। इसके अलावा सर्दियों के मौसम के कारण उसके शरीर से और भी अधिक गर्मी निकल रही थी, जिससे लू चेन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह एक मुलायम कंबल को पकड़े हुए हो।
उसे छूते ही लू चेन को बेहद सुकून महसूस हुआ। अचानक उसके हाथ चू यूकिन के गोल मटोल कूल्हों पर चले गए। लू चेन को लगा कि लू चेन गलत व्यवहार कर रहा है, इसलिए वह घबराकर बोली, चेना, मैंने अभी जो कहा है उसे मत भूलना। अध्याय 218 अध्याय 218 अध्याय 172 आंटी आपको नियमन में मदद करेगी _2 अध्याय 218 अध्याय 172 चाची आपको नियमन में मदद करेगी _2 अनुवादक 54,96,90,339। लू चेन ने चू यूकिन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं करूंगा। लू चेन की आवाज धीमी और चुंबकीय थी और उसके कान के इतने करीब होने के कारण चू यूकिन को ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी आवाज सीधे उसके दिमाग में प्रवेश कर रही हो, जिससे उसके दिमाग से लेकर पूरे शरीर में झुनझुनी सी फैल गई। चू यूकिन अपने शरीर में हो रही विचित्रता से जूझ रही थी, लेकिन वह लू चेन को उसके शरीर को सामान्य स्थिति में लाने में मदद करने के अपने इरादे को नहीं भूली थी। इस समय उसने लू चेन के शरीर में अपनी आंतरिक शक्ति प्रवाहित करने का प्रयास किया ताकि उसके दांतियान की स्थिति का पता लगा सके। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि न केवल वह पूरे शरीर में कमजोरी महसूस कर रही थी, बल्कि उसके शरीर की कुशलता भी गायब हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे पहले लू चेन के साथ रहने पर हुआ था। चू यूकिन ने मन ही मन आह भरी। वाकई पहले की तरह जब भी यह छोटा बदमाश उसे पकड़ता, उसकी कुशलता गायब हो जाती। ऐसा लगता है कि इसका संबंध उसके द्वारा अभ्यास किए जाने वाले अमरता के नियम से जरूर है। जब तक वे एक दूसरे के करीब नहीं आते, जिससे लू चेन अपनी कुछ कुशलता उसे हस्तांतरित कर सके, तभी वह अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके लू चेन के डेंटियन को नियंत्रित कर पाएगी। लेकिन लू चेन द्वारा अध्ययन कक्ष में उसके साथ छेड़छाड़ करने, उसके लाल होंठों को चूमने के विचार मात्र से ही चू यूकिन का मन उथल पुथल में पड़ गया। जैसे ही चू यूकिन लू चेन से उसे छोड़ने के लिए कहने वाली थी ताकि वह उसके दांतियान की जांच कर सके, लू चेन ने आह भरी और कहा, महोदया चू, लगता है शरीर को समायोजित करने का ये तरीका अब काम नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ एक दूसरे को पकड़े रहना है तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता और मेरे दांतियान में ऊर्जा का प्रवाह अभी भी रुका हुआ है और उसके क्षीण होने के कोई संकेत नहीं है। ये सुनकर चू यूकिन का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। फिर उसने जल्दी से पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? लू चेन ने कहा, मैडम चू, क्या आपको याद है कि हमने पिछली बार अध्ययन में क्या किया था? ऐसा लगता है कि केवल घनिष्ठ संपर्क से हमारे शरीर में मौजूद कौशल को एक चक्र बनाने की अनुमति देकर ही हम मेरे दांतियन में ऊर्जा अवरोध को दूर कर सकते हैं। जैसे ही लू चेन ने बोलना समाप्त किया, चू यूकिन के मन में लू चेन के जबरदस्ती चुंबन की छवि कौंध गई और उसने तुरंत कहा, नहीं, हमें वही गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। चू यूकिन की प्रतिक्रिया सुनकर लू चेन ने बिना किसी झिझक के उसके कोमल शरीर को छोड़ दिया। चू यूकिन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। लू चेन ने चिंतित चेहरे से कहा, चूंकि आप तैयार नहीं हैं मैडम चू, तो चलिए इसे भूल जाते हैं। मैं अपने दांतियान में आए रुकावट को दूर करने का कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। मुझे किसने कहा कि मैं अपनी सीमाओं से परे जाकर अमर साधना तकनीक का अभ्यास करूं? परिणाम चाहे जो भी हो, मैं उसे स्वयं भुगतूंगा। वास्तव में इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है मैडम चू। मैं आपकी पवित्रता भंग नहीं कर सकता। ये सुनकर चू यूकिन का कोमल हृदय तुरंत पिघल गया, लेकिन लू चेन के साथ इस तरह के अंतरंग कृत्यों में संलग्न होने के विचार से उसके मन में बहुत प्रतिरोध उत्पन्न हुआ। आखिरकार वह लू चेन की चाची थी, हालांकि खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी वह लू चेन की मां जिनलैन की शपथ ली हुई बहन थी। वे इस तरह के अंतरंग कृत्यों में कैसे लिप्त हो सकते थे? अगर यह बात बाहर फैल गई तो इससे लू चेन की प्रतिष्ठा पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। लू चेन सिंहासन के लिए दावेदारी करने की आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति था। उसकी प्रतिष्ठा उसके कारण धूमिल नहीं हो सकती थी। वांग परिवार और अन्य स्वार्थी लोग पहले से ही लू चेन को परेशान करने के लिए उसका इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। अगर वह लू चेन के साथ अंतरंग संबंध बनाती तो लोग उसे भेस बदले हुए भेड़िया के रूप में ही देखते। उसी क्षण चू यूकिन ने कहा, चेना, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी चाची तुम्हारी मदद नहीं कर रही हैं। बस। चू यूकिन पिछड़ गया। लू चेन ने कहा, मैडम चू, अब और कुछ मत कहिए। मैं समझ गया। भले ही आपने और आपके पति ने अभी तक शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं, लेकिन तकनीकी रूप से आप उनसे विवाहित हैं। जनता की राय बहुत खराब है और आपको डर है कि मेरी वजह से आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। लू चेन ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि चू यूकिन ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, चेना, ऐसा नहीं है, तुम्हारी चाची ऐसा नहीं सोचती। मुझे डर है कि लोग मेरी वजह से आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएंगे। आखिर मैं विधवा हूँ। अगर जनता को पता चल गया कि आपके और मेरे बीच क्या हुआ था, तो वे आपको किस नज़र से देखेंगे? ये सुनकर लू चेन ने चू यूकिन की आंखों में देखा, जिनमें घबराहट के भाव झलक रहे थे। स्पष्ट रूप से उसे डर था कि कहीं उसे स्वार्थी व्यक्ति न समझ लिया जाए। फिर चेहरे पर मुस्कान लिए लू चेन ने कहा, मैडम चू, इन निराशाजनक बातों के बारे में बात न करें। आप अपना काम कीजिए, मैं इसे खुद सहन कर लूंगा। यही वह परिणाम है जिसे मुझे भुगतना चाहिए। आया दो। लू चेन की कड़वी मुस्कान देखकर चू यूकिन को ऐसा लगा जैसे कोई चाकू से उसका दिल मरोड़ रहा हो। इस बिंदु पर चू यूकिन ने मन ही मन सोचा कि लू चेन के साथ रहने का उसका उद्देश्य उसकी मदद करना था और अब वही एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो उसके शरीर को समायोजित करने में मदद कर सकती थी। फिर भी वह ऐसा करने से हिचकिचा रही थी। यदि वह अनिच्छुक थी तो लू चेन के शरीर को कौन संभाल सकता था? यदि वास्तव में उसे साधना के कारण समस्याएं थीं, तो वह अपनी प्रिय बहन चू यूए को मृत्यु के बाद भी स्पष्टीकरण नहीं दे सकती थी।
इसके अलावा ये सिर्फ एक चुंबन था, शादी का अंतिम संस्कार नहीं। अगर चुंबन हुआ भी तो भी इससे उसकी पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए, खासकर तब जब वे पहले ही एक बार चुंबन कर चुके थे। काफी सोच विचार करने के बाद चू यूकिन ने आखिरकार मन बना लिया और तुरंत बोली, चेना, इतनी निराशा से बात मत करो। तुम्हारी चाची ने तुम्हारी माँ से वादा किया है कि वह जीवन भर तुम्हारी रक्षा करेंगी और तुम्हें सुरक्षित रखेंगी। अगर आपके डांटियन को ठीक करने के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी है तो आपकी चाची जरूर मान जाएंगी। हालांकि मुझे डर है कि आप खुद पर काबू नहीं रख पाएंगे और अचानक सोचने लग सकते हैं। अध्याय 219 अध्याय 172 आंटी आपको नियमन में मदद करेगी _3 अध्याय 219 अध्याय 172 चाची आपको नियमन में मदद करेगी _3 अनुवादक 54,96,90,339 चू यूकिन ने आगे बोलना बंद कर दिया। उसका चेहरा शर्म से लाल होता चला गया। चू यूकिन की सहमति देखकर लू चेन ने तुरंत कहा, मैडम चू, चिंता न करें। हालांकि मुझे सुंदरता पसंद है, फिर भी मुझमें एक निश्चित स्तर का आत्मसंयम है। मैं बिल्कुल भी कोई लापरवाही भरा काम नहीं करूंगा। अगर मैंने हद पार करने की हिम्मत की तो मुझे होश में लाने के लिए 2 बार थप्पड़ मार देना। चू यूकिन ने धीरे से आह भरी और फिर कहा, ठीक है, तो इधर आओ। ये सुनकर लू चेन ने बिना किसी झिझक के चू यूकिन को वापस अपनी बाहों में भर लिया। चू यूकिन का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। पिछली बार अध्ययन कक्ष में लू चेन ने उसे जबरदस्ती चूमा था, लेकिन इस बार यह उसकी अपनी सहमति से हुआ था। हालांकि यह स्वेच्छा से था, फिर भी चू यूकिन को बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे डर था कि लू चेन खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। आखिरकार वह एक पुरुष था और वह एक महिला थी। एक कमरे में अकेले एक पुरुष और एक महिला इतने अंतरंग कृत्यों में लिप्त हों, अगर उनके बीच चिंगारी भड़क उठे तो अगर वास्तव में कुछ हो जाए तो वे क्या करेंगे। चू यूकिन को बाहों में भरकर लू चेन ने उसे सीधे चूम लिया। चू यूकिन के मुंह से बस दबी हुई आवाजें ही निकल पाईं। जल्द ही चुंबन से उसकी सांसें फूलने लगीं और वह लू चेन की बाहों में बेजान सी हो गई। अगर लू चेन ने उसे सहारा न दिया होता तो शायद वह जमीन पर गिर जाती। धीरे धीरे चू यूकिन को अपने शरीर में गर्मी बढ़ती हुई महसूस होने लगी और उसकी चेतना भी लगातार उलझती जा रही थी। उसने अपनी बेचैन भावनाओं को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वह खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। लू चेन हमेशा से चू यूकिन को जीतना चाहता था, लेकिन चूंकि वह पहले से ही किसी की विधवा थी, इसलिए नैतिकता के बारे में उसके बहुत ही पारंपरिक विचार थे और वह उससे बचती रही थी। विशेषकर चू किंगली के उत्तरी शहर आने के बाद चू यूकिन को डर था कि चू किंगली को कुछ शक हो सकता है, इसलिए उसने उससे बचने की और भी अधिक कोशिश की। चू यूकिन जितना ज्यादा उससे बचने लगी, लू चेन के मन में उसके बारे में विचार उतने ही बढ़ते गए। समय के साथ पनपी भावनाएं इस क्षण फूट पड़ीं। अध्ययन कक्ष, जो पहले से ही एक गर्म कमरे में बदल चुका था, और भी गर्म हो गया। लकड़ियां तेजी से जल रही थीं, मानो बेकाबू होकर भड़क उठें। तभी अचानक चू यूकिन को होश आया। उसे ये जानकर गहरा सदमा लगा कि लू चेन का इरादा। चू यूकिन ने तेजी से अपनी कमर घुमाई और लू चेन से खुद को छुड़ाने की कोशिश की ताकि उसे भी होश में लाया जा सके। संघर्ष करते समय वे गलती से एक किताबों की अलमारी से टकरा गए, जिससे किताबें खड़खड़ाहट के साथ नीचे गिर गईं। उस समय बाहर गश्त कर रही लिन वान्यून ने शोर सुनकर तुरंत अध्ययन कक्ष की ओर रुख किया। यह अध्ययन कक्ष वह स्थान था जहाँ उत्तरी राजकुमार आधिकारिक मामलों का निपटारा करते थे। यद्यपि यह आंतरिक दरबार का हिस्सा नहीं था, फिर भी यह एक ऐसा स्थान था जहां हर किसी का प्रवेश नहीं होता था और अध्ययन कक्ष की सुरक्षा आंतरिक दरबार के सुरक्षा कर्मियों द्वारा की जाती थी। अध्ययन कक्ष में कुछ हलचल सुनकर लिन वान्यून को लगा कि कोई चुपके से अंदर घुस आया है, शायद कुछ चुराने के लिए। लेकिन जैसे ही लिन वान्यून दरवाजे पर पहुंची, वह रुक गई। वह रहस्यमयी चंद्र महल से थी और यद्यपि वह अब राजकुमार के महल की रक्षक कमांडर थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उत्तरी राजकुमार उस पर पूरी तरह भरोसा करता था। अगर वह जल्दबाजी में अध्ययन कक्ष में प्रवेश करती, उत्तर के राजकुमार को शायद गलतफहमी हो सकती थी, क्योंकि उन्हें शक हो सकता था कि उसके वहां होने का कोई गुप्त मकसद है। इसलिए उसका प्रवेश करना असुविधाजनक था। इसके बाद लिन वान्यून ने अध्ययन कक्ष की ओर पुकारते हुए पूछा, अंदर कौन है? अध्ययन कक्ष के बाहर से आती आवाज सुनकर वासना से व्याकुल लू चेन धीरे धीरे होश में आया। अपनी बाहों में सुंदर स्त्री को देखकर लू चेन कुछ हद तक असहाय महसूस करने लगा। इस समय चू यूकिन की आंखों में स्नेह झलक रहा था, चेहरा लाल हो रहा था और शरीर कमजोर और कोमल था। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो ये कहना मुश्किल था कि क्या वह सचमुच चू यूकिन को अपनी पत्नी बना लेगा। दुर्भाग्यवश यह अवसर फिर से चूक गया, क्योंकि चू यूकिन होश में आ चुकी थी, जिससे आगे बढ़ना अनुचित हो गया था। और यह उनका अध्ययन कक्ष था, जो उनकी पसंद के हिसाब से बहुत छोटा और भीड़भाड़ वाला था। उन्हें यहाँ कुछ घुटन महसूस हो रही थी। यह सही जगह नहीं थी। फिर लू चेन को खांसी आई और उसने कहा, मैडम लिन, मैं हूँ। अंदर से लू चेन की आवाज सुनकर लिन वान्यून एक पल के लिए चौंक गई और उसे थोड़ी राहत भी महसूस हुई। अच्छा हुआ कि वह जबरदस्ती अंदर नहीं आए, वरना समझाना मुश्किल हो जाता। लिन वान्यून ने कहा, ओह, अंदर चेन रहे। मुझे लगा कि कोई चोर अध्ययन कक्ष में घुस गया है। चूंकि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। हालांकि लिन वान्यून को लू चेन को चेना कहकर बुलाना थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन लू चेन ने पहले ही उससे इस बारे में बात कर ली थी और अब वह उसे इसी नाम से बुला सकती थी। अगर वह लू चेन को उसके पदनाम उत्तरी राजकुमार से पुकारती तो वह शायद कहता कि वह जानबूझकर उससे दूरी बनाए रख रही है।
उसके लिए लू चेन को उसके बचपन के नाम से पुकारना बुरा नहीं था, क्योंकि इससे वह उसके करीब आ सकती थी, जिससे समय आने पर रहस्यमयी चंद्र महल के साथ आगे सहयोग करने में सुविधा हो सकती थी। लिन वान्युन के अध्ययन कक्ष के द्वार से बाहर निकलने के बाद लू चेन की निगाहें एक बार फिर उसकी बाहों में मौजूद चू यूकिन पर टिक गईं। दोनों की आंखें मिली, लेकिन काफी देर तक दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। लिन वान्युन के चले जाने का एहसास होने पर चू यूकिन ने आखिरकार कहा, चेना, अब तुम्हें काफी बेहतर महसूस हो रहा होगा, क्या तुम आंटी को छोड़ सकती हो? चू यूकिन को लगा कि लू चेन अपना आपा खोने वाला है। अगर उसने जल्दी से उससे दूरी नहीं बनाई तो वे जल्द ही कोई गलती कर बैठेंगे। लू चेन ने कहा, मेरे डांटियन में रुकी हुई कुछ ऊर्जा तो निकल गई है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ जगहों पर असहजता महसूस हो रही है। लू चेन की बातें सुनकर चू यूकिन ने नापसंदगी से उसकी ओर आंखें घुमाईं और कहा, यह मत सोचो कि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। जाओ जिक्सुआन या बाकी लोगों को ढूंढो, मुझे अभी जाने दो। अध्याय 220 अध्याय 220 अध्याय 173 मैडम चू, सेवा से आपका क्या तात्पर्य है? _1 अध्याय 220 अध्याय 173 मैडम चू, सेवा से आपका क्या तात्पर्य है? _1 अनुवादक 54,96,90,339। चू यूकिन को लू चेन के मन की बात कैसे पता नहीं चली? ये बदमाश तो बस उसका शरीर चाहता था। शुक्र है कि उसने सही समय पर होश संभाल लिया, वरना वे दोनों स्टडी रूम में ही किसी शर्मनाक घटना में लिप्त हो सकते थे। चू यूकिन के शर्मिंदगी भरे गुस्से वाले चेहरे को देखकर लू चेन खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और बोला, मैडम चू, मैंने अभी तक ये बताया ही नहीं कि मुझे कहाँ असहजता हो रही है। आपको कैसे पता कि मैं यही कहने वाला था? चू यूकिन ने लू चेन की बातों को अनसुना कर दिया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, खैर, मैंने तुम्हारी स्थिति को नियंत्रित करने में तुम्हारी मदद कर दी है। जब भी तुम्हारी साधना में कोई समस्या हो तो मेरे पास वापस आना। मैं आज जा रहा हूँ। बोलते बोलते चू यूकिन ने लू चेन के आलिंगन से खुद को छुड़ाने और वहां से जाने की कोशिश की। हालांकि उस समय उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी और लू चेन ने उसे जिस तरह से पूरी तरह से कमजोर कर दिया था, उसके कारण उसके लिए उसकी बाहों से खुद को छुड़ाना आसान नहीं था। चू यूकिन ने अपनी कमर मोड़ी, लेकिन लू चेन की बाहों में वह अब भी कसकर जकड़ी हुई थी। मजबूरी में उसने लू चेन की आंखों में देखा और फिर कहा, चेना, अब तुम ठीक हो, कृपया अपनी चाची को छोड़ दो। अगर किंगली गश्त पर आए तो हो सकता है कि वह हमें देख ले। लू चेन ने बेपरवाह भाव से कहा, अगर उसे पता भी चल जाए तो क्या हुआ? हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम तो बस मेरे शरीर को संभालने में मेरी मदद कर रही थी। वो क्या कहेगी? लू चेन की बातें सुनकर चू यूकिन चिल्लाया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वे अभी कुछ अशोभनीय काम कर रहे हैं? वह विधवा लू चेन के अध्ययन कक्ष में उसे गले लगा रही थी और आलिंगन कर रही थी। क्या यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे देखा नहीं जा सकता था? लू चेन ने कहा, मैडम चू, मुझे लगता है कि आप दूसरों की राय को बहुत ज्यादा अहमियत देती हैं। क्या उनकी राय वाकई इतनी महत्वपूर्ण है? मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम गले मिल रहे हैं या शारीरिक संबंध बना चुके हैं। किसी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। आखिरकार आपके पति का देहांत हो चुका है। लू चेन ने चू यूकिन के मन में कुछ बुनियादी विचार बिठाने का फैसला किया ताकि वह उसे जल्द से जल्द स्वीकार कर ले। अब समय आ गया था कि वह वो बातें कहे जो वह पहले नहीं कह पाया था। नहीं तो अगर वह इसे इसी तरह लंबा खींचता रहा तो कौन जाने कब वह आखिरकार चू यूकिन को अपने पक्ष में कर पाएगा। ये शब्द सुनकर चू यूकिन स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लू चेन आज इतना साहसी हो जाएगा और सचमुच ऐसे विचार व्यक्त करेगा। अगर उसने सिर्फ कुछ मामूली चालें चली होती या ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया होता तो बात अलग होती, लेकिन अगर ये शब्द किसी ने सुन लिए तो इसका सीधा असर उस पर पड़ सकता था। चू यूकिन ने जल्दी से सख्ती से कहा, चेना, मैं तुम्हें इस तरह बात करने से मना करती हूँ। मैं तुम्हारी चाची हूँ, तुम ऐसे विचार कैसे रख सकती हो? लू चेन ने बेफिक्री से कहा, कोई बात नहीं, हमारा खून का रिश्ता नहीं है। आपका और मेरी माँ का कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। चू यूकिन ने आगे कहा, भले ही हमारा खून का रिश्ता न हो, फिर भी आप ऐसे विचार नहीं रख सकते। मैं विधवा हूँ, आप एक विधवा के बारे में ऐसे विचार कैसे रख सकते हैं? आप सम्राट बनने वाले हैं, आपकी प्रतिष्ठा पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। चेना, तुम अपनी चाची की वजह से अपनी प्रतिष्ठा खराब नहीं कर सकते। चू यूकिन की बातें सुनकर लू चेन ने उसके खूबसूरत चेहरे को निहारा और मुस्कुराते हुए पूछा, मैडम चू, मैंने गौर किया है कि जब भी आप मुझसे बचती हैं तो हमेशा मेरी तरफ देखती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको बहुत डर है कि कहीं आपकी वजह से मेरी प्रतिष्ठा धूमिल न हो जाए। अगर मुझे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह न हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ वो सब कर सकता हूँ? लू चेन की बातों से चू यूकिन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह अचानक घबरा गई। दरअसल उसने कभी अपने नजरिए से लू चेन को ठुकराने के बारे में सोचा ही नहीं था। हर बार वह लू चेन को उसके कार्यों के संभावित परिणामों के बारे में बताती थी, लेकिन खुद पर पड़ने वाले परिणामों के बारे में नहीं सोचती थी। लू चेन के नजरिए से वह ऐसा व्यक्ति था जिसे अपनी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं थी। अगर लू चेन को खुद इसकी परवाह नहीं थी तो उन दोनों में से किसी को भी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी। अगर दोनों को ही प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं थी तो फिर क्या नहीं किया जा सकता था? चू यूकिन के बोलने ही वाली थी कि लू चेन ने आगे कहा, महोदया चू, मैंने कभी नहीं माना कि विधवा से विवाह करना कोई कलंक है। इसके अलावा इतिहास में सम्राट निजी सद्गुणों के आदर्श उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं।
कुछ सम्राट तो अपने भाइयों या बेटों की पत्नियों पर भी मोहित रहते थे, और वो भी तब जब उनके पति जीवित थे। मैडम चू, आपके पति को गुजरे हुए इतना समय हो गया है, तो क्या किसी दूसरे पुरुष से शादी करना स्वाभाविक नहीं है? आम लोगों में विधवाओं के पुनर्विवाह के कई मामले हैं और लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्या आप उस पति के लिए पूरी जिंदगी विधवा बनकर रहना चाहती हैं जिससे आप कभी मिली ही नहीं? इसके अलावा अगर लोग कुछ कहते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा वे यही सोचेंगे कि मुझ में निजी सद्गुणों की कमी है, लेकिन इससे उन्हें कोई खास मतलब नहीं है। ब्रिट शिया के लोग पहले से ही जानते हैं कि मैं एक कामुक व्यक्ति हूँ। अगर मैं तुम्हारा शरीर धारण कर लूँ तो आम लोगों की नज़र में ये कोई असाधारण बात नहीं होगी। जब आम लोग इसे स्वीकार कर सकते हैं तो मैडम चू, आपको किस बात की चिंता है? इतना कहकर लू चेन ने अपना हाथ उठाया और धीरे से चू युकीन के गाल से बाल हटा दिए। लू चेन की बातें सुनकर चू युकीन बुरी तरह घबरा गई। उसे लगा कि उसकी बातें वाकई काफी हद तक सही हैं। शुरुआत में लू चेन की प्रतिष्ठा पहले से ही बहुत अच्छी नहीं थी और वानिंग घाटी की लड़ाई ने उसकी प्रतिष्ठा में मामूली सुधार ही किया था, लेकिन बहुत से लोग अब भी लू चेन को एक व्यभिचारी के रूप में देखते थे। हालांकि उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, व्यभिचार को कलंक नहीं माना जाता था। कौन सा पुरुष कामुक नहीं था? अध्याय 221, अध्याय 221, अध्याय 173। मैडम चू, सेवा से आपका क्या तात्पर्य है? _2 अध्याय 221, अध्याय 173। मैडम चू, सेवा से आपका क्या तात्पर्य है? _2 अनुवादक 54,96,90,339। आम लोगों की नज़र में लू चेन एक सच्चे नायक थे, इसलिए भले ही लू चेन ने सचमुच एक विधवा से शादी कर ली हो, फिर भी लोगों में उसके प्रति काफी सहनशीलता थी। लू चेन ने स्काई वुल्फ किंग की रानी से शादी कर ली और न तो नॉर्थ सिटी के नागरिकों ने और न ही ग्रेट सुम के नागरिकों ने इस बारे में एक शब्द भी कहा। तो क्या हुआ अगर उसने एक विधवा से शादी की? लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वह फिर भी बर्बरों के खिलाफ लड़ने वाले एक वीर की विधवा थी। अगर लू चेन जबरदस्ती उससे शादी करता तो इसका निश्चित रूप से कुछ बुरा असर पड़ता। चू युकीन का चेहरा लाल हो गया और उसने घबराकर कहा, चेना, बस करो, मैं तुम्हारी चाची हूँ, मैं तुम्हें ऐसे विचार रखने की इजाजत नहीं दूंगी। लू चेन की निगाहों की तीव्रता को महसूस करते हुए चू युकीन जानती थी कि वह वास्तव में उसके शरीर को पाने की लालसा रखता है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपने रुख पर अडिग रहना था। वह कोई गलती नहीं कर सकती थी और न ही वह लू चेन को हद पार करने दे सकती थी। चू युकीन ने आगे कहा, अपनी चाची को जल्दी छोड़ दो। अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं क्रोधित हो जाऊंगी। चू युकीन को वातावरण में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हालांकि लू चेन के मन में पहले से ही उसके शरीर के बारे में विचार थे, लेकिन उसने कभी उन्हें खुलकर नहीं कहा था। अब जब उसने कह दिया तो इसका मतलब था कि वह अगला कदम उठाने के लिए तैयार था। अगला कदम क्या था? क्या उसे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत थी? उसका इरादा तो निश्चित रूप से उसके शरीर पर प्रभुत्व स्थापित करने का था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि वह सचमुच लू चेन के हाथों अपनी पवित्रता खो दे। पिछली बार के विपरीत इस बार लू चेन ने चू युकीन को नहीं छोड़ा। उसकी बाहें चू युकीन के कोमल शरीर पर मजबूती से लिपटी रहीं। चू युकीन ने अपना कोमल हाथ उठाकर लू चेन की चौड़ी छाती पर धक्का देने की कोशिश की, उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने कितनी भी जोर से धक्का दिया, यह व्यर्थ था। लू चेन ने चू युकीन के अनुकूलता स्तर पर एक नज़र डाली, जो बिना किसी कमी के अभी भी 99 पर था। लू चेन जानती थी कि चू युकीन के दिल में एक बाधा है और जब तक वह उसे पार नहीं कर लेती तब तक वह उसकी महिला बनने को स्वीकार नहीं कर पाएगी। पहले उसने चू युकीन को धीरे धीरे अपने करीब लाने के लिए सॉसेज काटने जैसी तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन चू युकीन हमेशा महत्वपूर्ण क्षणों में अचानक होश में आ जाती थी। लू चेन को हाथ छोड़ते हुए न देखकर चू युकीन ने अपनी कमर घुमाना शुरू कर दिया, उससे बचने और दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हुए, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वह खुद को छुड़ा नहीं पाए। फिर चू युकीन ने अपना सिर उठाया और लू चेन की आंखों में देखा। उसकी आंखें नम थीं, उसका चेहरा गुलाबी चमक से दमक रहा था, जिससे वह और भी मनमोहक लग रही थी। चू युकीन ने धीरे से कहा, चेना, तुम्हारे पास पहले से ही इतनी सारी पत्नियां हैं, कृपया अपनी चाची को छोड़ दो, ठीक है? लू चेन कुछ नहीं बोला, मानो उसकी आंखों में भयंकर आग जल रही हो। अपने सामने इस खूबसूरत महिला को इतनी दयनीय हालत में देखकर लू चेन के दिल में एक ऐसी बेचैनी पैदा हो गई जो बेकाबू हो गई थी। परिणामों की परवाह किए बिना लू चेन एक बार फिर झुक गया और चू युकीन को चूमने की कोशिश की। ये देखकर चू युकीन ने तुरंत अपना सिर घुमाकर बचने की कोशिश की, लेकिन लू चेन ने उसे आसानी से रोक लिया और अपने होंठ उसके होंठों से मिला दिए। चुंबन करते समय उसका बेचैन हाथ चू युकीन के सुडौल शरीर पर घूमने लगा। चू युकीन को अचानक लगा कि उसका दिमाग सुन्न हो गया है। वह संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और वह केवल लू चेन को अपनी मनमर्जी करने दे सकती थी। चू युकीन के दिल में बस एक ही विचार रह गया था, सब खत्म हो गया। वह इस छोटे बदमाश के हाथों पूरी तरह से हारने वाली थी। यह अनिश्चित था कि वे कितनी देर तक चुंबन करते रहे। तभी अचानक लू चेन ने कुछ देखा। उसने अनिच्छा से चुंबन समाप्त किया और उसी क्षण उसने देखा कि चू युकीन के चेहरे से अनायास ही आंसू बह रहे थे। ये देखकर लू चेन का दिमाग तुरंत शांत हो गया और उसके दिल की बेचैनी भी तुरंत शांत हो गई। चू युकीन सिसकने लगा। लू चेन हक्का बक्का रह गया, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि चू युकीन को कैसे सांत्वना दे। एक पल के लिए लू चेन उस बच्चे की तरह हो गया जिसने कोई गलती कर दी हो। उसने झट से कहा, मैडम चू, ये मेरी गलती है।
मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। कृपया रोइए मत, ठीक है? चू यूकिन अभी भी सिसकते हुए बोली, अरे बाप रे, तुम मुझे अपनी चाची तो मानते हो, लेकिन ये किस तरह की बदमाशी है? मैं तुम्हारी माँ की बहन हूँ, जो जिन लैन की शपथ ली हुई बहन है। तुम मेरे बारे में ऐसे विचार कैसे रख सकते हो? मुझे समझते क्या हो? धिक्कार है तुम पर। आयाज़े दो। चू यूकिन की कोमल कमर को पकड़े हुए लू चेन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। मानो अनंत काल बीत गया हो, तब जाकर चू यूकिन शांत हुई। उसने अपने आंसू पोंछे और जब उसने देखा कि लू चेन मासूमियत से उसकी ओर देख रहा है, तो उसने कहा, चेना, चलो मान लेते हैं कि आज कुछ हुआ ही नहीं। कृपया अपनी चाची को छोड़ दो, ठीक है? हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। लू चेन ने धीरे से आह भरी और फिर कहा, यूकिन, क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करती हो? ये सवाल सुनकर चू यूकिन अचंभित रह गई। इस बार लू चेन ने उन्हें मैडम चू कहकर नहीं पुकारा, बल्कि उनके नाम से पुकारा, जिससे उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। लू चेन के उदास चेहरे को देखकर चू यूकिन चुप हो गई। उसे लू चेन के सवाल का जवाब देना नहीं आता था। ये कहना कि वह उसे पसंद नहीं करती थी, अपने ही विचारों का सरासर खंडन करना होगा। हाल ही में वह हर रात लू चेन के सपने देख रही थी और कभी कभी उसके मन में ऐसे विचार आ रहे थे जो उसे नहीं आने चाहिए थे। आज अध्ययन कक्ष में हुई घटना की तरह उसने ऐसी कल्पनाएं कई बार की थीं, लेकिन वे सब कल्पनाएं ही थीं। उसने हमेशा अपनी पहचान को सख्ती से याद रखा था और ऐसे विचारों से खुद को दूर रखा था, लेकिन अगर वह अपनी पसंद को स्वीकार कर लेती तो उनका रिश्ता सबके सामने स्पष्ट हो जाता। उनका इस तरह के रिश्ते में शामिल होना कभी तय ही नहीं था। अध्याय 222, अध्याय 222, अध्याय 173। मैडम चू, सेवा से आपका क्या तात्पर्य है? _3। अध्याय 222, अध्याय 173। मैडम चू, सेवा से आपका क्या तात्पर्य है? _3। अनुवादक 54,96,90,339। वह चाहे कुछ भी कर ले, अपने दिल में मौजूद बाधा को पार नहीं कर सकती थी, और अगर उसने सचमुच कोई ऐसी गलती कर दी जिससे लू चेन के महान कार्य पर असर पड़ा, तो उसे जीवन भर इसका पछतावा हो सकता है, जीवन भर अपराधबोध महसूस हो सकता है। लू चेन ने चू यूकिन की खूबसूरत आंखों में देखते हुए कहा, यूकिन, मैं मानता हूँ, मुझे तुम्हारे शरीर की चाहत है, लेकिन मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती की वजह से नहीं है। मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता आया हूँ। क्या तुम्हें याद है मेरी माँ ने एक बार क्या कहा था? उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वो तुम्हारी शादी मुझसे करवा देंगी, ताकि तुम मेरी पत्नी बन जाओ और जीवन भर मेरी देखभाल करो। तब से मैंने हमेशा तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में ही सोचा है, लेकिन बाद में तुम्हारी सगाई वांग परिवार से हो गई। जिस दिन मुझे पता चला कि तुम किसी और से शादी करने जा रही हो, मेरा दिल मानो चाकू से मरोड़ दिया गया हो। बहुत दिनों तक मैं खाना नहीं खा सका। मैंने तो यहाँ तक सोचा कि किसी को शादी के दौरान तुम्हें अगवा करवाकर वापस लाने के लिए कहूँ। सौभाग्य से तुमने वांग परिवार के उस आदमी से शादी नहीं की, क्योंकि किसी कारणवश उसकी अचानक मृत्यु हो गई। अगर उसकी मृत्यु न हुई होती तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन कैसा होता। आपके लिए यहाँ रहना आसान नहीं था, लेकिन चूंकि आप मुझसे एक पीढ़ी बड़े हैं, इसलिए आपने हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह माना है। मैं इस बात से बेहद थक चुकी हूँ कि मेरा प्रिय व्यक्ति मेरे सामने है, फिर भी हम सिर्फ एक मानव निर्मित पीढ़ीगत अंतर के कारण एक साथ नहीं रह सकते। मेरी माँ ने आपकी उपस्थिति में मुझसे वादा किया था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें उनसे मिलूंगी, और आपने हाँ कर दी थी। आप मेरी माँ की बातों की इतनी परवाह करते हैं, फिर भी आप इस मामले को पूरी तरह से भूल गए हैं। लू चेन के शब्दों की बौछार से चू यूकिन अवाक रह गई। चू यूकिन को शाही महल के एक मंडप में बिताई गई एक धूप भरी और सुहावनी दोपहर याद आए, जब वह 1 या 2 साल के लू चेन को गोद में लिए हुए थी, जिसने अभी बोलना सीखा ही था। ये देखकर कि लू चेन को उनकी बाहों में रहना बहुत अच्छा लग रहा था, मैडम चू ने उससे कहा, चेना, चूंकि तुम यूकिन को इतना प्यार करते हो, तो जब तुम बड़े हो जाओगे तो माँ उसकी शादी तुमसे करवा देंगी। वह तुम्हारी पत्नी बनेगी, जीवन भर तुम्हारी देखभाल करेगी। ठीक है? चू यूकिन की बाहों में बैठी लू चेन ने खुशी से जवाब दिया, हाँ हाँ। मैडम चू ने चू यूकिन की ओर देखते हुए कहा, यूकिन, क्या तुम चेन र से शादी करने और जीवन भर मेरी ओर से उसकी देखभाल करने के लिए तैयार हो? चू यूकिन ने जवाब दिया, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। चेन र इतना प्यारा है, कौन सी औरत उसे पसंद नहीं करेगी? बोलते बोलते चू यूकिन नीचे झुकी और लगातार अपना माथा लू चेन के माथे से रगड़ती रही और बोली, छोटे चेना, मैं भविष्य में तुम्हारी पत्नी बनूंगी, तुम मुझे परेशान मत करना, ठीक है? इतना समय बीत चुका था कि चू यूकिन लगभग अपने कहे हुए शब्द भूल चुकी थी, क्योंकि उस समय लू चेन केवल 1 या 2 साल का ही था। इसके अलावा उसे हमेशा याद रहता था कि उसकी शादी हो चुकी है और वह लू चेन की पत्नी बनने के लायक नहीं है, इसलिए उसने मजबूरी में लू चेन के जीवन में एक बुजुर्ग की भूमिका निभाई। जब कोई मुखौटा बहुत लंबे समय तक पहना जाता है तो उसे हटाया नहीं जा सकता, और वास्तव में वह हमेशा लू चेन को अपना कनिष्ठ मानती थी। इस समय अध्ययन कक्ष में सन्नाटा छा गया, ऐसा लगा मानो अनंत काल बीत गया हो। फिर चू यूकिन हकलाते हुए बोली, चेन र में मेरी शादी हो चुकी है। चू यूकिन की आंखों में देखते हुए लू चेन ने कहा, मुझे परवाह नहीं है। चू यूकिन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, वह फिर से जम सी गई। चू यूकिन को चुप देखकर लू चेन समझ गई कि अब बस बहुत हो गया है, और उसने कहा, मैडम चू, रहने दीजिए, मैं ऐसा व्यवहार करूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
अब से आप मेरी चाची हैं और मैं आपकी चेन हूँ। इतना कहकर लू चेन ने चू युकीन को छोड़ दिया। अचानक लू चेन के आलिंगन से मुक्त होते ही चू युकीन को ऐसा लगा जैसे उसने अंदर कुछ खो दिया हो। वह घबरा गई, यहाँ तक कि लू चेन द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किए जाने के समय से भी ज्यादा परेशान हो गई। हालांकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों घबरा रही है। अपराध बोध की एक लहर तुरंत उसके दिमाग पर छा गई। चू युकीन खुद से यह सोचने लगी कि क्या वह बहुत स्वार्थी हो रही है। हालांकि उसने दावा किया कि वह ये सब लू चेन के लिए कर रही है, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि लू चेन सचमुच उसे पसंद कर सकता है। हर समय लू चेन से दूर रहकर क्या वह उसे दुख नहीं पहुंचा रही थी। चेन मैं चू युकीन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस पर लू चेन ने कहा, मैडम चू, आपको मेरी पिछली बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया हूँ, हर किसी की अपनी पसंद होती है। अगर आप तैयार नहीं हैं तो मैं जोर नहीं डालूंगा। आप भविष्य में भी मेरी चाची ही रहेंगी और मैं आपको पहले की तरह ही मानता रहूंगा। हमारे रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि लू चेन ने ऐसा कहा, लेकिन चू युकीन को लगा जैसे अब हालात कभी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। ऐसा लग रहा था कि उसके और लू चेन के बीच दरार पड़ गई है। लू चेन ने आगे कुछ नहीं कहा और बस मुड़कर जाने लगी। लू चेन को अध्ययन कक्ष से निकलते देख चू युकीन की आंतरिक उथल पुथल भड़क उठी और उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। लू चेन चौंक गया और उसने अपना सिर घुमाकर चू युकीन की ओर देखा। इस समय चू युकीन का चेहरा असमंजस से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, चेना, अपनी चाची को थोड़ा समय दो, ठीक है। उसकी बातें सुनकर लू चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इस बार उसका इरादा रिश्ते पूरी तरह से तोड़ने का था। हालांकि यह विच्छेद उम्मीद से कहीं अधिक गहरा निकला। उसका मुख्य उद्देश्य चू युकीन को उसकी मां से किए गए उससे शादी करने के वादे की याद दिलाना था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चू युकीन के दिल में जकड़ी बेड़ियां ढीली पड़ जाएंगी। आश्चर्यचकित होकर लू चेन ने पूछा, मैडम चू, आप किस तरह के समय की बात कर रही हैं? चू युकीन का चेहरा लाल हो गया और उसने जवाब दिया, मैं तुमसे शादी तो बिल्कुल नहीं कर सकती। वांग परिवार मुझे आसानी से जाने नहीं देगा, लेकिन मैं तुम्हारी देखभाल कर सकती हूँ। चू युकीन की आवाज धीमी होती गई। उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा गर्म हो रहा है और उसने खुद से ये शब्द बोलने की उम्मीद नहीं की थी। चू युकीन की बातों से लू चेन भी स्तब्ध रह गया और चुप रहा। कुछ देर बाद लू चेन अपने सदमे से उबर गया और हिचकिचाते हुए पूछा, मैडम चू, जब आप कहती हैं कि मेरी देखभाल करें, तो आपका वास्तव में क्या मतलब है? चू युकीन का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, जिस तरह जिक्सुआन और अन्य लोग आपकी देखभाल करते हैं, मैं भी उसी तरह आपकी देखभाल करूंगी। बोलते बोलते चू युकीन को लगा कि काश उसे कहीं छिपने की जगह मिल जाती, और फिर उसने कहा, और कुछ मत पूछो, बस अपनी चाची को शांत होने के लिए थोड़ा समय दो। अध्याय 223 अध्याय 223 अध्याय 174 शियाजियाओ गर्भवती है _ अध्याय 223 अध्याय 174 शियाजियाओ गर्भवती है _ अनुवादक 54,96,90,339। चू युकीन को इतना शर्मिंदा देखकर कि वह किसी गड्ढे में छिप जाना चाहती थी। लू चेन ने उससे और कुछ नहीं पूछा। मैं समझता हूँ मैडम चू, मैं हमेशा आपका इंतजार करता रहूंगा। आपके द्वारा मुझे स्वीकार किए जाने का इंतजार करता रहूंगा। लू चेन की बातें सुनकर चू युकीन ने लू चेन के पूरे शरीर पर एक नजर डाली, फिर उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, तुम्हें जिक्सुआन और बाकी लोगों को ढूंढने जाना चाहिए। चू युकीन जानती थी कि लू चेन खुद को मुश्किल से ही रोक पा रहा है, इसलिए उसने अब उससे लिपटना बंद कर दिया। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूँ, लू चेन ने कहा। लू चेन ने सोचा कि चूंकि चू युकीन की आंतरिक जंजीरें ढीली होने लगी थीं, इसलिए उसका पहले चरण का कार्य भी पूरा माना जा सकता था। कुछ समय बाद चू युकीन उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेगी। आज के लिए इससे आगे कुछ भी आवश्यक नहीं है। चू युकीन के साथ हाल ही में गले लगने और चुंबन करने से वह उत्तेजित हो गया था। उसे कहीं जाकर शांत होने की सख्त जरूरत थी। ये सोचकर लू चेन मुड़ी और अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गई। लू चेन को जाते हुए देखकर चू युकीन ने धीरे से आह भरी। उसने अभी अभी क्या कहा था? उसने वास्तव में लू चेन की सेवा करने की पेशकश की थी। हालांकि वह बचपन से ही लू चेन की देखभाल करती आ रही थी, लेकिन उसने अभी अभी उसकी सेवा करने के बारे में जो कहा, वह स्पष्ट रूप से सामान्य देखभाल से अलग था। क्या वह सचमुच उसके साथ रहने वाली थी? जैसे ही उसने ये सोचा, चू युकीन के गाल और भी ज्यादा लाल हो गए। उसने अक्सर लू चेन के साथ बिस्तर पर कुछ गलत काम करने के सपने देखे थे, लेकिन आखिरकार वे सिर्फ सपने ही थे। जब तक वह खुद अपने सपनों के बारे में नहीं बताएगी, तब तक किसी को भी उनके बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसके सपने हकीकत में बदल गए, तो आखिरकार उनका पर्दाफाश हो सकता है। इसके अलावा उसकी बहन उस पर कड़ी नजर रख रही थी। किसी भी दिन उसका भेद खुल सकता था। ये सोचकर चू युकीन ने फिर से आह भरी। उसे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ना होगा। खैर, अभी भी समय था। उसने लू चेन से पहले ही कह दिया था कि उसे शांत होने के लिए थोड़ा समय दे, और उसने यह नहीं बताया था कि कितना समय, इसलिए थोड़ा और समय देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अध्ययन कक्ष से निकलने के बाद लू चेन सीधे उत्तरी आंगन में गया और झो शियाजियाओ के कमरे में प्रवेश किया। उस समय झो शियाजियाओ और झो यूयू अपने बच्चों को गोद में लिए कुछ बातें कर रही थीं। अचानक लू चेन को आते देख दोनों ने जल्दी से कहा, राजकुमार का स्वागत है। लू चेन मुस्कुराई और बोली, देवियों, आप किस बारे में बात कर रही हैं? झो यूयू ने जवाब दिया, राजकुमार, हम हुआनहुआ के बारे में बात कर रहे थे।
बहन ने कहा कि उसे घूमना फिरना बहुत पसंद है और वह भविष्य में निश्चित रूप से एक बहुत ही जीवंत लड़की बनेगी। झो यूयू की बातें सुनकर लू चेन झो शियाजियाओ के पास पहुंचा, अपना सिर झुकाया और झो शियाजियाओ की बाहों में लू हुआनहुआ की ओर एक नजर डाली। लू चेन को देखकर लू हुआनहुआ मुस्कुराई और अपने हाथ ऊपर उठाए मानो गले लगने का अनुरोध कर रही हो। इस दृश्य ने लू चेन के भीतर की बेचैनी को शांत कर दिया। उनकी बेटी की मुस्कान ने लगभग उनके दिल को पिघला दिया। उसने तुरंत झो शियाजियाओ की बाहों से लू हुआनहुआ को ले लिया और फिर कहा, हुआनहुआ, पापा तुम्हें गोद में ले लें। जैसे ही लू चेन ने लू हुआनहुआ को गोद में लिया, वह कुछ बुदबुदाने लगी। उसने अभी बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वह केवल बुदबुदाने जैसी आवाजें ही निकाल सकती थी। लू चेन हंसते हुए बोली, छोटी हुआनहुआन, तुम पापा को डांट तो नहीं रही हो ना? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पहले से ही पता हो कि आज पापा तुम्हारी माँ के लिए तुमसे मुकाबला करने वाले हैं? ये सुनकर झो शियाजियाओ का चेहरा हल्का लाल हो गया। तो इसीलिए लू चेन यहाँ आया था, उसके साथ बुरे काम करने के लिए। इस समय झो यूयू को कुछ समझ में आया और फिर उसने कहा, राजकुमार, इस उपपत्नी को हुआनहुआ को बगल वाले कमरे में आराम करने के लिए ले जाने दीजिए। अब लू चेन के लिए झो शियाजियाओ के साथ गंभीर होने का समय आ गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से हुआनहुआ को वहाँ ये सब देखने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं अपनी प्यारी बेटी को थोड़ी देर और गले लगा लूंगी, लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी क्षण लू हुआनहुआ लगातार बड़बड़ाती रही और अपनी छोटी मुट्ठी उठाकर लू चेन की छाती पर मारने लगी। उसका यह व्यवहार देखकर लू चेन अपनी हंसी नहीं रोक पाया। लू चेन को लू हुआनहुआ के प्रति इतना स्नेह देखकर झो शियाजियाओ भी मुस्कुरा उठी। उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि लू चेन उससे दूर हो सकता है क्योंकि उसने उसे बेटा नहीं दिया था। हालांकि लू चेन ने हमेशा कहा था कि उत्तरी राजकुमार के महल में लड़की हो या लड़का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस युग में बेटियों की तुलना में बेटों को प्राथमिकता दी जाती थी और उनके शब्दों ने झो शियाजियाओ की चिंताओं को दूर नहीं किया था। हालांकि लू चेन द्वारा लू हुआनहुआ के साथ किए गए व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है कि वह वास्तव में अपनी बेटी को पसंद करता था, अन्यथा वह उसे इतनी आसानी से गोद में नहीं लेता। जब तक लू चेन को बेटी होने से कोई आपत्ति नहीं थी, तब तक सब ठीक था। लू हुआनहुआ के साथ कुछ देर खेलने के बाद लू चेन ने उसे झो यूयू को सौंप दिया। इसके बाद वह हुआनहुआ का खाना चुराने ही वाला था और जाहिर है वह उस समय वहां मौजूद नहीं रह सकती थी ताकि वह ये सब देख सके। जब झो यूयू आया और 2 बच्चों के साथ झो शियाजियाओ के कमरे से चली गई, तो झो शियाजियाओ ने कहा, राजकुमार, मुझे आपको निर्वस्त्र करने की अनुमति दें। जैसे ही वह बोल रही थी, झो शियाजियाओ ने लू चेन की बेल्ट पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लू चेन ने झट से उसकी कलाई पकड़ ली। झो शियाजियाओ की आंखों में देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, शियाजियाओ, तुम दिन दहाड़े मेरी बेल्ट क्यों खोल रही हो? ये सुनकर झो शियाजियाओ का चेहरा और भी लाल हो गया। लू चेन साफ तौर पर उसे चिढ़ा रहा था। वह इतनी दूर तक आया और फिर भी उससे पूछ रहा था कि वह उसकी बेल्ट क्यों खोल रही है। झो शियाजियाओ ने फुसफुसाते हुए कहा, राजकुमार, आपने उत्तर से बर्बर जनजाति के आक्रमण से बचाव करने में कड़ी मेहनत की है, मुझे आपको आराम करने में मदद करने दीजिए। झो शियाजियाओ के शर्मीले स्वभाव को देखकर लू चेन ने अपने हाथ से उसकी कोमल ठुड्डी को ऊपर उठाया, उसकी आंखों में देखा और कहा, शियाजियाओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे आराम नहीं दिला रही हो, बल्कि मैं तुम्हें आराम दिला रहा हूँ। अध्याय 224 अध्याय 224 अध्याय 174 शियाजियाओ गर्भवती है _2 अध्याय 224 अध्याय 174 शियाजियाओ गर्भवती है _2 अनुवादक 54,90,90,339। हमें मिले हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, क्या तुम मुझे इतना याद करते हो? लू चेन की सीधी निगाहों से घूरते हुए झो शियाजियाओ का शरीर बेचैन होने लगा। उसकी आंखों में नम चमक आ गई और गालों पर शर्म की लाली छा गई। उसने कहा, राजकुमार, अपनी पत्नी को परेशान करना बंद कीजिए, मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। लू चेन ने तुरंत झो शियाजियाओ की पतली कमर को अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान में फुसफुसाया, चूंकि तुम इतनी उत्सुक हो शियाजियाओ, तो मैं खुद को रोकूंगा नहीं। फिर लू चेन ने झो शियाजियाओ के लाल होंठों को चूम लिया, जिससे उसके साथ एक गहरा संबंध स्थापित हो गया। असल में लू चेन ने येल नानयान से मिलने जाने की योजना बनाई थी। अध्ययन कक्ष में चू यूकिन ने उसके भीतर एक जुनून जगा दिया था। ग्रैंडमास्टर बनने के बाद से उसने कभी इतना उत्तेजित महसूस नहीं किया था। झो शियाजियाओ एक साधारण व्यक्ति थी और लू चेन अपनी लगभग उन्मादी अवस्था में उससे मिलने नहीं जाना चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि वह इसे सहन न कर पाए। हालांकि कुछ सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि झो शियाजियाओ एक साधारण व्यक्ति थी, इसलिए उसके गर्भवती होने की संभावना अधिक थी। अगर वह येल नानयान के पास जाता तो भले ही वह उसके साथ एक रात बिताता, फिर भी यह संभव था कि वह उसके बच्चे को गर्भ धारण न कर पाती। इसलिए लू चेन ने सीधे झो शियाजियाओ के पास आने का फैसला किया। अपनी बेटी को चिढ़ाने के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य खुद को शांत करना और अपने भीतर की उग्र भावनाओं को नियंत्रित करना था, ताकि झो शियाजियाओ आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। लेकिन जल्द ही लू चेन ने पाया कि हालांकि वह अभी थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन जैसे ही उसने अध्ययन कक्ष में पहले हुई घटना के बारे में सोचा, उसकी भावनाएं एक बार फिर उत्तेजित हो गईं। मेजबान ने झो शियाजियाओ के साथ एक बार गहरा संबंध विकसित किया है। क्यूई शोधन मंत्र अनुभव मूल्य में 60 की वृद्धि हुई है। कायाकल्प कौशल अनुभव मूल्य में 60 की वृद्धि हुई है। ड्रैगन फीनिक्स यिन यांग मंत्र अनुभव मूल्य में भी 60 की वृद्धि हुई है।
बधाई हो मेजबान झो शियाजियाओ, आपके बच्चे की मां बनने वाली है और आपको 50,000 टन प्रजनन मक्का का इनाम मिला है। गर्भावस्था का पुरस्कार एक प्रोत्साहन है। आशा है कि मेजबान बच्चे के सुरक्षित जन्म को यथासंभव सुनिश्चित करेगा, क्योंकि सुरक्षित जन्म से और भी समृद्ध पुरस्कार प्राप्त होंगे। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनते ही लू चेन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वाकई यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। दा झो आना सही फैसला था। भले ही इनाम बहुत ज्यादा न हो, लेकिन जब तक झो शियाजियाओ उसके बच्चे की गर्भवती थी तब तक यही सबसे ज्यादा मायने रखता था। बच्चे के जन्म पर मिलने वाला इनाम सबसे महत्वपूर्ण होगा। और अच्छी किस्म का मक्का भी तैयार हुआ था। जब अगले साल नॉर्थ सिटी में नई कृषि भूमि उपलब्ध होगी तो मक्का बोने का ये बिल्कुल सही समय होगा। अब उनके पास आलू, शकरकंद और मक्का 3 मुख्य फसलें थीं। नॉर्थ सिटी में इन फसलों की बुवाई होते ही खाद्य समस्या हल हो जाएगी। कृषि ही आधार है और लोगों को भूखा नहीं रहना चाहिए, अन्यथा उनकी औद्योगिक योजना का अगला चरण पूरी तरह से लागू करना असंभव हो जाएगा। कुछ समय पहले प्राप्त ज्वार के बीजों को भी अगले साल बोया जा सकता था। ज्वार से शराब बनाई जा सकती थी और उत्तरी शहर में, विशेषकर बंजर भूमि में, इतनी जमीन होने के कारण वह अपनी इच्छानुसार कुछ भी उगा सकता था। इस समय झो शियाजियाओ लू चेन की बाहों में लेटी हुई थी और वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। फिर उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, राजकुमार, आपकी संगिनी अभी भी जारी रख सकती हैं। लू चेन के लिए ये यात्रा आसान नहीं थी, तो वह सिर्फ इसी से कैसे संतुष्ट हो सकता था। झो शियाजियाओ को डर था कि कहीं वह लू चेन को निराश न कर दे और अगली बार वह वापस न आए। झो शियाजियाओ और झो यूयू एक दोषी अधिकारी की बेटियां थीं, इसलिए वे दोनों लू चेन के आसपास बहुत सतर्क और हमेशा संवेदनशील रहती थीं। दोनों का स्वभाव मिलनसार था और उनकी हर बात लू के इर्द गिर्द घूमती थी। चेन, झो शियाजियाओ की बातें सुनकर लू चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और धीरे से उसकी कोमल पीठ को सहलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, तुम पहले से ही मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। झो शियाजियाओ चौंक गई। गर्भवती, इतनी जल्दी? हालांकि उसे गर्भावस्था की बारीकियों की जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि गर्भधारण करने में कुछ समय लगता है। उन्होंने अभी अभी शारीरिक संबंध बनाए थे और वह पहले से ही गर्भवती थी। झो शियाजियाओ ने अविश्वास से पूछा, राजकुमार, क्या मैं सचमुच गर्भवती हूँ? लू चेन ने उत्तर दिया, जी हाँ, तुम हो। मैं अमर का शिष्य हूँ, अमरता के नियम में प्रशिक्षित हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी गर्भावस्था को तेज कर सकता हूँ। लू चेन द्वारा अमर शब्द का प्रयोग करते ही झो शियाजियाओ को तुरंत समझ आ गया कि यह बात तर्कसंगत है। लू चेन स्वयं अमर था और उससे संबंधित कोई भी बात स्वाभाविक रूप से तार्किक प्रतीत होती थी। झो शियाजियाओ को अब तसल्ली मिल गई थी और लू चेन के बच्चे को दोबारा अपनी कोख में धारण करने के विचार से उसका दिल अपार खुशी से भर गया था। पिछली बार वह लू चेन को पुत्र जन्म नहीं दे पाई थी, जिससे वह हमेशा परेशान रहती थी। अब जब वह दोबारा लू चेन के बच्चे की मां बनने वाली थी तो उसने ठान लिया था कि इस बार वह उसे पुत्र जन्म देगी। हालांकि लू चेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका बेटा होगा या बेटी, लेकिन उसके लिए ये बहुत मायने रखता था। बेटे के बिना उसे हमेशा लगता था कि राजकुमार के महल में उसकी कोई हैसियत नहीं है। तभी झो शियाजियाओ को अचानक अपने शरीर में उत्पन्न हुई गर्म धारा याद आई और उसने उत्सुकता से पूछा, राजकुमार, अभी मेरे शरीर में एक गर्म धारा उत्पन्न हुई थी, क्या इसका आपसे कोई संबंध है? लू चेन ने उत्तर दिया, हाँ, आज से तुम, जिक्सुआन और यूयू भी अमरता के नियम का अभ्यास कर सकोगे। लू चेन का जवाब सुनकर झो शियाजियाओ अविश्वास से भर उठी। वह उठी और बिस्तर पर लेटे लू चेन को घूरते हुए बोली, राजकुमार, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या मैं भी अमर बन सकती हूँ? महिलाएं अपनी उम्र को लेकर बेहद चिंतित रहती हैं। हर कोई बूढ़ा होने से डरता है, खासकर नॉर्थ प्रिंस मैंशन की महिलाएं। लू चेन पहले से ही एक ग्रैंडमास्टर और एक अमर का शिष्य था। उसके पास स्वर्गीय मानव क्षेत्र में प्रवेश करने का अपार अवसर था और शायद वह एक दिन अमर भी बन सकता था। संभवतः वह हमेशा के लिए युवा बना रहेगा। झो शियाजियाओ की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि एक दिन वह बूढ़ी हो जाएगी और बुढ़ापे में लू चेन उसे पसंद करना छोड़ देगा। तब उसका भविष्य कैसा होगा, यह कोई नहीं जानता था। इसलिए जब उसने लू चेन को ये कहते सुना कि वह अमरता के नियम का अभ्यास कर सकती है, तो झो शियाजियाओ के मन में सबसे पहले अमर बनने, हमेशा युवा और सुंदर बने रहने का विचार आया। झो शियाजियाओ को इतना उत्साहित देखकर लू चेन ने अपना हाथ उठाकर उसके गालों को सहलाते हुए कहा, अमर बनना आसान नहीं है। हो सकता है मैं भी अमर न बन पाऊं, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि तुम कुछ 100 साल और जियो और जवान व खूबसूरत बनी रहो, फिर भी संभव होना चाहिए। लू चेन की बातें सुनकर झो शियाजियाओ निराश नहीं हुई। कुछ 100 साल और जीना और अपनी जवानी और खूबसूरती को बरकरार रखना उसके लिए काफी संतोषजनक था। वह जानती थी कि सैकड़ों साल तक जीने का सामर्थ्य केवल एक ग्रैंडमास्टर के पास ही होता है। झो शियाजियाओ ने तुरंत कहा, राजकुमार, मुझे अमरता का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अब से लगन से अभ्यास करने का प्रयास करूंगा। बोलते बोलते झो शियाजियाओ रुक गई। हालांकि लू चेन ने कहा था कि वह अमरता के नियम का अभ्यास कर सकती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसे कैसे करना है। तब झो शियाजियाओ ने उत्सुकता से पूछा, राजकुमार, मैं अमरता के नियम का अभ्यास कैसे करूं? लू चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या हम अभी कुछ देर पहले ही इसका अभ्यास नहीं कर रहे थे?
ये लू चेन की प्रतिक्रिया सुनकर झोउ शियाजियाओ का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया और ये लाली उसकी गर्दन तक फैल गई। तो यही था अमरता के नियम का अभ्यास करना। क्या वीरी को यह अमर नियम कुछ हद तक अशोभनीय लगा? फिर लू चेन ने झोउ शियाजियाओ के कोमल शरीर को अपनी बाहों में भर लिया और उसे थामे हुए कहा, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ये देखकर कि लू चेन ने बस इतना ही कहा था, झोउ शियाजियाओ ने धीरे से सहमति में गुनगुनाया और आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर अंतरंगता के बाद दरवाजे पर नौकरानी की आवाज सुनाई दी। राजकुमार, लेडी वांग आपको ढूंढ रही हैं। ये शब्द सुनकर एक दूसरे से लिपटे हुए दोनों होश में आ गए। झोउ शियाजियाओ ने तुरंत लू चेन से कहा, राजकुमार, अगर बहन वांग आपको बुला रही हैं तो जरूर कोई जरूरी काम होगा। आपको जाकर उस काम को निपटाना चाहिए। लू चेन खड़ा हुआ, झोउ शियाजियाओ के होठों पर चुंबन किया और फिर बोला, ठीक है मेरी प्यारी, आराम करो, मैं अब चलता हूँ। इसके बाद झोउ शियाजियाओ ने लू चेन को कपड़े पहनने में मदद की। कपड़े पहनकर जब वह बाहर निकला तो उसने उत्तरी आंगन के प्रवेश द्वार पर एक मोहक आकृति देखी। वांग किंगसी ने लाल रंग का क्लाउड अटायर पहना हुआ था और कंधों पर सफेद फर डाला हुआ था। वह दरवाजे के चौखट से थोड़ा झुककर खड़ी थी, जिससे मोहक भाव झलक रहा था। लू चेन को बाहर आते देख वांग किंगसी ने तुरंत कहा, राजकुमार, यह मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि आप व्यस्त हैं। आप अपना काम जारी क्यों नहीं रखते? मैं आपको बाद में रिपोर्ट कर दूंगी। वांग किंगसी के सुडौल शरीर पर एक नजर डालने के बाद लू चेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, आपका समय बिल्कुल सही है। चलिए आपके कमरे में चलते हैं, मुझे भी आपसे कुछ बातें करनी हैं। अध्याय 225 अध्याय 225 अध्याय 175 क्या आप विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं? _ अध्याय 225 अध्याय 175 क्या आप विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं? _ अनुवादक 54,96,90,339 प्रिंस मैंशन, स्प्रिंग साउंड कोर्ट। आंगन में बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे गिर रहे हैं, जिससे एक शांत वातावरण बन रहा है। येल नान्यान कमरे में बैठी थी, उनके सामने चाय का एक गर्म बर्तन रखा था। उन्होंने चाय की चुस्की ली और बगल के आंगन से आ रही आवाजों को सुना। राजकुमार, मुझे बख्श दो। राजकुमार, आपकी सेविका जानती है कि वह गलत थी। राजकुमार, प्रिय, प्यारे भाई। इस समय जियाओ वेन्याओ ने फुसफुसाते हुए कहा, नान्यान, पड़ोस में रहने वाली महिला भी राजकुमार की महिलाओं में से एक है ना? येल नान्यान ने अपनी चाय की एक हल्की सी चुस्की ली और जवाब दिया, भीतरी प्रांगण में रहने वाला हर व्यक्ति उसी का है। जियो वेन्याओ ने कहा, ओह। कुछ देर सोचने के बाद जियाओ वेन्याओ ने आगे कहा, लेकिन मैंने राजकुमार को पड़ोस में आते हुए बहुत कम ही देखा है। येल नान्यान ने समझाया, वह हम लोगों से अलग है। उसकी बाहर भी जिम्मेदारियां हैं और वह अक्सर राजकुमार के महल में नहीं रहती है। ये सुनकर जियाओ वेन्याओ ने आह भरी और फिर कहा, काश मेरे पास भी कुछ जिम्मेदारियां होती। राजकुमार के महल में हर दिन रहना बहुत उबाऊ है। येल नान्यान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, राजकुमार के बाद में तुम्हारे कमरे में आने का इंतजार करो, तब तुम बोर नहीं होगी। ये सुनकर जियाओ वेन्याओ का शरीर कांप उठा और वह शर्म से लाल हो गई और बोली, नान्यान, तुम क्या कह रही हो? राजकुमार अभी भी पड़ोस में गलत काम कर रहा है। वह भला मुझे ढूंढने कैसे आ सकता है? शियाओ वेन्याओ को अब भी कुछ उम्मीद थी। आखिरकार लू चेन के साथ घुड़सवारी का खेल खेले हुए 2 महीने से अधिक समय बीत चुका था। हालांकि वह ये भी जानती थी कि लू चेन के कई साथी थे और यह निश्चित नहीं था कि वह कब उसके पास आएगा। अगर लू चेन स्प्रिंग साउंड कोर्ट आता भी तो संभवतः वह पहले येल नान्यान से मिलने जाता। एक बार जब लू चेन येल नान्यान के कमरे में प्रवेश कर जाता था तो शायद ही कोई रात ऐसी होती थी जब वह निश्चित रूप से बाहर न निकलता हो। ये हमेशा ऐसा ही होता था और शियाओ वेन्याओ ने इस पैटर्न को समझ लिया था। लू चेन को येल नान्यान की कमजोरियों पर हमला करने में आनंद आता था। शियाओ वेन्याओ को जिज्ञासा थी कि लू चेन हमेशा येल नान्यान के कमरे में इतनी देर तक कैसे रह पाता था। क्या इसका कारण ये था कि येल नान्यान 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट थी और लू चेन को उसे वश में करने और उसे आत्मसमर्पण कराने के लिए अधिक समय चाहिए होता था? शियाओ वेन्याओ का शर्माया हुआ चेहरा देखकर येल नान्यान फिर मुस्कुराई और बोली, याओ याओ, राजकुमार को जल्दी ही एक गोल मटोल सा बेटा दे दो और शायद भविष्य में तुम जब चाहो बाहर जा सकोगी। ये सुनकर जियाओ वेन्याओ ने पूछा, सचमुच? येल नान्यान ने धीमी आवाज में कहा, ग्रेट सुंग के लोग संतान को महत्व देते हैं। यदि तुम राजकुमार को उत्तराधिकारी जन्म देती हो तो उत्तरी राजकुमार के महल में तुम्हारा दर्जा बढ़ जाएगा और स्वाभाविक रूप से तुम अपनी इच्छा से बाहर जा सकोगी। शियाओ वेन्याओ ने कहा, लेकिन मैंने सुना है कि मार्शल आर्टिस्टों के लिए गर्भवती होना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे पैदा करना इतना आसान नहीं होता। येल नान्यान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो आसान है, बस राजकुमार का अच्छे से ख्याल रखना और उन्हें कुछ और बार तुमसे मिलने आने देना। शायद किसी दिन सौभाग्य से तुम गर्भवती हो जाओगी। ये सुनकर जियाओ वेन्याओ ने मुंह बना लिया। वह सच में नहीं चाहती थी कि लू चेन बार बार उसके घर आए। हालांकि लू चेन द्वारा दबाव डाले जाने से उसे कोई असुविधा नहीं थी, लेकिन अगर लू चेन बार बार उसके घर आने लगे तो वह निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ वही नहीं थी, राजकुमार के महल के पूरे भीतरी प्रांगण में कोई भी महिला लू चेन द्वारा बार बार उनकी संगति चाहने को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लू चेन को लेकर वह दुविधा में थी। उसे डर था कि वह उसके पास नहीं आएगा, लेकिन साथ ही उसे ये भी डर था कि वह हर दिन आएगा। उसके मन में सबसे अच्छी स्थिति यही थी कि लू चेन हर 7 या 8 दिन में एक बार उससे मिलने आए। जब शियाओ वेन्याओ सोच में डूबी हुई थी तभी बगल वाले घर से आवाजें तेज होने लगीं।
येल्व नान्यान हंसते हुए बोली, लगता है राजकुमार आज बड़े गुस्से में है ना? येल्व नान्यान की बातें सुनकर जियाओ वेंगयाओ ने अपने पैर भींच लिए, ये सोचते हुए कि भविष्य में उसे लू चेन के सामने ठीक से व्यवहार करना होगा, अन्यथा राजकुमार उसके साथ भी पड़ोस की उस औरत जैसा ही व्यवहार कर सकता है। समय अनजाने में बीत गया, आकाश में बर्फ की मात्रा बढ़ती गई और राजकुमार के महल के भीतरी प्रांगण में सुनाई देने वाली आवाजें बहती हवा और बर्फ के कारण धीरे धीरे धीमी होती गईं। समय बीतने के साथ साथ केवल हवा और बर्फ की सीटी जैसी आवाज ही रह गई। इस दौरान एक निश्चित कमरे में वांग किंगसी बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह हताश दिख रही थी। इस समय लू चेन वांग किंगसी द्वारा उसे दी गई ग्रेट जू के बारे में खुफिया जानकारी की जांच कर रहा था। खिड़की से बर्फ उड़कर अंदर आ रही थी, लेकिन कमरा एक गर्म कक्ष में बदल गया था, जहां ठंड का कोई नामोनिशान नहीं था। अगर कमरा गर्म न होता तो कोई समस्या ही नहीं होती। लू चेन भी कुछ लोगों की मदद से कमरे को गर्म कर सकता था और फिर वांग किंगसी के पूरे शरीर पर पसीना आ रहा होता। लू चेन ने अपने बगल में फैले चमकदार सफेद क्षेत्र पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, श्री वांग, क्या आप मुझे खुफिया जानकारी देने नहीं आए थे? आप अभी तक चुपचाप क्यों लेटे हैं? तुम्हारे काम के प्रति रवैये में गंभीर समस्या है। इस राजकुमार के सामने इतनी आलसी होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है मुझे तुम्हें ठीक से अनुशासित करने की जरूरत है। लू चेन की बातें सुनकर वांग किंगसी थोड़ी सी करवट बदलकर एक तरफ लेट गई और उदास निगाहों से उसकी आंखों में देखने लगी। राजकुमार, आपको दूसरों पर पहले आरोप लगाना बहुत पसंद है। ये स्पष्ट रूप से आप ही हैं जो अपने नौकर को ठीक से रिपोर्ट नहीं करने देते, उसने कहा। अगली बार जब तुम ऐसा करोगे तो मैं किसी और से खुफिया जानकारी भिजवाऊंगा और फिर कभी राजकुमार के महल में वापस नहीं आऊंगा। लू चेन ने उदासीनता से कहा, ओह, इस राजकुमार की दासी होने के नाते तुम स्वयं आकर मुझे रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करती? Are you thinking of rebelling? At Liu Chen's words, Wang Qingqi uttered somberly, Prince, you are so fierce. How could your servant dare to rebel? Seeing Wang Qingqi's mournful expression, Liu Chen raised his hand and smacked her buttocks before saying, Mr. Wang, remember, serving me is also part of your job. Chapter 226 Chapter 226 Chapter 175 Are you trying to rebel? _2 Chapter 226 Chapter 175 Are you trying to rebel? _2 Translator 549,690,339 Speaking of which, Liu Chen turned his head again to look at the intelligence in his hand. Let's get down to business. The anger in his heart had almost dissipated, and it was time to discuss serious matters. Wang Qingqi then said, Prince, the business of the Rain Listening Pavilion has already expanded to the Great Wu Dynasty. However, gathering information about the Great Wu Dynasty is not an easy task. I have heard that the Princess Junwen of Great Wu is extremely formidable. She controls an intelligence network that spans the entire Great Wu. Any intelligence agencies from other dynasties that try to enter would be discovered by her. Even though the Rain Listening Pavilion has successfully opened a few taverns and inns in Great Wu, one dare not let them inquire about anything. Hearing this from Wang Qingqi, Liu Chen's interest was piqued. Oh, a princess can control such a vast intelligence network? Doesn't Great Wu have any princes? How can they allow a woman to manage such an extensive network? This was an era that favored men over women. Even the princesses of the royal family usually had little power. They were mostly political tools used by the emperor to maintain governance. An intelligence network that spanned the nation was nearly on par with the shadow guards held by the Sum emperor. It was indeed hard to believe that a princess of a dynasty could possess an intelligence organization similar to the shadow guards. Wang Qingqi replied, of course, Great Wu also has princes, and not just a few. However, Princess Junwen of Great Wu is not simple. None of those princes are a match for her. At this point, Wang Qingqi seemed to think of something and then continued. Speaking of women in power, I am reminded of another person, and that woman is relatively close to North City. Liu Chen asked curiously, who? Wang Qingqi answered, the new Yu Emperor. The Yu Emperor? Liu Chen repeated, though he had not been very familiar with the Da Yu dynasty that bordered North City initially. However, recently the Rain Listening Pavilion had collected quite a bit of intelligence about the Da Yu dynasty, but there was little information about the Yu Emperor in these reports. Wang Qingqi continued, it is said that the new Yu Emperor is also a woman, but for some reason, there is very little intelligence about her from other dynasties. Moreover, there are no voices within the Da Yu dynasty opposing the Yu Emperor. तार्किक रूप से, एक महिला के सम्राट बनने से राजवंश में निश्चित रूप से उथल-पुथल मच जाएगी। विभिन्न शक्तियों में असंतोष पैदा होगा, लेकिन दा युए का आंतरिक वातावरण असामान्य रूप से शांत है। इस बात पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो रही है कि युए सम्राट को शासक होना चाहिए या नहीं। वांग किंगसी की बातें सुनकर लू चेन मुस्कुराते हुए बोला, ये तो वाकई दिलचस्प है, एक महिला सम्राट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में ऐसी हस्ती भी हो सकती है। वांग किंगसी ने आगे कहा, संयोगवश मैंने सुना है कि महान वू की राजकुमारी जुनवान और दा युए राजवंश के युए सम्राट पुराने परिचित हैं और उनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। दा युए राजवंश द्वारा उत्तरी शहर के साथ सीमा पर 2 लाख सैनिकों की तैनाती संभवतः इसलिए की गई थी क्योंकि महान वू ने उत्तरी शहर की 50,000 भारी घुड़सवार सेना से बचाव के लिए युए सम्राट से मदद मांगी थी। हालांकि ये सब केवल मेरी अटकलें हैं और इसका कोई प्रमाण नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद लू चेन ने कहा, आपकी अटकल निराधार नहीं है।
संघर्ष शुरू होते ही ग्रेट वू ने ग्रेट सुम पर हमला करने के लिए लाखों सैनिकों को इकट्ठा कर लिया, जिससे पता चलता है कि वे पहले से ही तैयार थे। इससे ये भी संकेत मिलता है कि उन्होंने अपने सहयोगियों या मित्र राजवंशों को सतर्क कर दिया होगा। यही कारण है कि दा युए के 2 लाख सैनिकों को भारी घुड़सवार सेना पर नजर रखने के लिए उत्तरी शहर की सीमा पर अग्रिम रूप से भेजा गया था। बेशक अटकलें तो सिर्फ अटकलें ही होती हैं। इतना कहने के बाद लू चेन ने वांग किंगसी की खूबसूरत आंखों में देखते हुए कहा, चूंकि ग्रेट वू में खुफिया जानकारी इकट्ठा करते समय पकड़े जाने का खतरा रहता है, इसलिए आपको अत्यधिक संवेदनशील जानकारी एकत्र नहीं करनी चाहिए। केवल वही जानकारी एकत्र करनी चाहिए जो आप आम लोगों से सुनते हैं। अगले चरण में वर्षा श्रवण मंडप को दा युए राजवंश पर केंद्रित किया जाए। मुझे वहाँ की उस महारानी में काफी दिलचस्पी है। लू चेन की बातें सुनकर वांग किंगसी ने शरारती अंदाज में कहा, राजकुमार, आप उस महारानी का अपहरण करके उससे बच्चे पैदा करने की योजना तो नहीं बना रहे हैं ना? लू चेन हंसा, फिर उसने वांग किंगसी के नितंबों पर एक थप्पड़ मारा, जिससे वह अनजाने में चीख पड़ी। तुम्हें क्या पता, एक महिला जो इतनी शक्ति धारण कर सकती है और जिसे महारानी बनने से रोकने वाला कोई पुरुष नहीं है, यह निश्चित रूप से दर्शाता है कि वह बहुत सक्षम और कुशल है। इसके अलावा दा युए राजवंश हमारे उत्तरी शहर से सटा हुआ है, उसे समझना तो उचित ही है ना? वैसे इस नए यू सम्राट की उम्र कितनी है? जब वांग किंगसी को लू चेन की बातों पर यकीन होने ही लगा था, तभी उसने लू चेन को उम्र के बारे में पूछते सुना और तुरंत शक भरी नजरों से उसकी ओर देखा। फिर भी उसने जवाब दिया, मुझे लगता है कि वह 30 साल की ही होगी। मुझे उसकी सही उम्र का ठीक पता नहीं है। चूंकि वह और राजकुमारी जुनवान दोस्त हैं, इसलिए उनकी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इसके बाद वांग किंगसी ने याद दिलाते हुए कहा, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं राजकुमार, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा कि मैंने सुना है कि युए सम्राट के कई पुरुष पसंदीदा हैं। वह आपकी महिलाओं जितनी बेदाग नहीं है। ये सुनकर लू चेन ने वांग किंगसी की ओर देखा और कहा, तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? तुम्हें सच में नहीं लगता कि मुझे यू सम्राट में उस तरह की दिलचस्पी है ना? भले ही मैं मूर्ख होता, फिर भी मुझे महारानी में कोई दिलचस्पी नहीं होती। जब किसी महिला के पास इतनी शक्ति होती है तो वह अनिवार्य रूप से कुछ हद तक पुरुषों पर निर्भर हो जाती है। पुरुष सम्राट भी वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी सत्ता सुरक्षित करते हैं, तो एक महिला सम्राट की तो बात ही अलग है। अध्याय 227 अध्याय 227 अध्याय 175 क्या आप विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं? _3 अध्याय 227 अध्याय 175 क्या आप विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं? _3 अनुवादक 54,96,90,339। मैं उसे सिर्फ इसलिए समझना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि वह भविष्य में नॉर्थ सिटी की एक बड़ी दुश्मन बन सकती है। श्री वांग, आप वास्तव में मुझे उस तरह का आदमी समझते हैं जो केवल अपने निचले हिस्से से सोचता है। आप मेरे बारे में दुर्भावनापूर्ण अटकलें लगा रहे हैं। इस युग में महिलाओं की स्थिति काफी निम्न है और उनसे 3 आज्ञाकारिता और 4 सद्गुणों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन ये सब सापेक्ष है। सभी नियम सत्ताधारी लोगों द्वारा बनाए जाते हैं और जब महिलाएं सत्ता में होती हैं तो वे उन नियमों की पूरी तरह से अवहेलना कर सकती हैं। इस युग में पुरुषों की 3 पत्नियां और 4 रखैलें हो सकती हैं और सत्ताधारी महिलाओं के भी कई पुरुष हो सकते हैं। महारानी की तो बात ही छोड़िए, ग्रेट सम की राजधानी की विवाहित राजकुमारियां भी प्रेम प्रसंगों में लिप्त रहती हैं और पुरुष साथी रखना उनके लिए कोई असामान्य बात नहीं है। जहाँ तक राजकुमारियों के पतियों की बात है, वे तब तक खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करते जब तक कि वे उच्च परिवारों से न हों, अन्यथा उन्हें बस इसे सहना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ तक कि एक राजकुमारी जिसे सम्राट राजनीतिक विवाह के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है, भी पुरुष साथियों को रखती है। एक राजवंश की साम्राज्य के बारे में और क्या कहा जा सकता है? किसी राजवंश की महारानी के पास इतनी अपार शक्ति होती है कि वह जिस भी पुरुष को चाहे उसे पा सकती है। अगर कोई कहे कि वह अभी भी पवित्र है और पुरुषों से अछूती है, तो इस बात पर कौन विश्वास करेगा? खासकर तब जब यू सम्राट 30 वर्ष की आयु पार कर चुकी हैं, जब तक कि वह पूरी तरह से मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण में न लगी हों। केवल मार्शल आर्टिस्ट ही यौन इच्छाओं से परहेज करते हैं और वे भी ऐसा जीवन भर करते हैं। हालांकि लू चेन को नहीं लगता कि यू सम्राट संयम बरतने वाली महिला है। सत्ता के केंद्र में बैठी इतने प्रलोभनों से घिरी एक महिला क्या पुरुषों से दूर रह सकती है? ये तो बहुत ही असंभव है। ये स्पष्ट था कि लू चेन यू सम्राट से उनकी सुंदरता के कारण मिलने नहीं गई थी, बल्कि वांग किंगसी वास्तव में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती थी जो किसी महिला के बारे में सुनते ही अनुचित विचार रखने लगता था, जिससे लू चेन बहुत क्रोधित हो गई। एक सज्जन व्यक्ति को वास्तव में एक व्यभिचारी समझा जा रहा था। एक साधारण दासी से इतनी गुस्ताखी करना, उसकी निंदा करने की हिम्मत करना, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर वह आज उसकी बदनामी करने की हिम्मत करती है तो कौन जाने कल वह क्या कर सकती है। लू चेन की बातें सुनकर वांग किंगसी के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और उसने जल्दी से कहा, राजकुमार, इस दासी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। लू चेन ने बिना सोचे समझे खुफिया रिपोर्ट को एक तरफ फेंक दिया, फिर झुककर वांग किंगसी के लाल होंठों को चूम लिया। खिड़की के बाहर अभी भी बर्फ गिर रही थी, हालांकि इसकी मात्रा काफी कम हो गई थी। राजकुमार के महल के नौकर बर्फ साफ करने लगे थे कि तभी उन्हें एक खास आंगन से कुछ आवाजें सुनाई दीं और उन्होंने समझदारी से उस आंगन में न जाने का फैसला किया। येल्व नान्यान और शियाओ वेन्याओ अभी भी कमरे में ड्रैगन और फीनिक्स चाय का स्वाद ले रहे थे।
बगल के कमरे से आ रही आवाज सुनकर शियाओ वेन्याओ ने कहा, नानयान, क्या तुम्हें लगता है कि राजकुमार उस लड़की को मार डालेगा? येल नानयान ने अपनी चाय की एक हल्की सी चुस्की ली और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, राजकुमार अपनी सीमाएं जानता है। ये तो बस शुरुआत है, रात अभी हुई नहीं है। शियाओ वेन्याओ की आवाज में थोड़ी सी निराशा झलक रही थी जब उसने कहा, ओह, ऐसा प्रतीत होता है कि लू चेन आज किसी अन्य प्रांगण में नहीं जाएंगे, शायद उनके स्प्रिंग साउंड कोर्ट में भी नहीं। अधिकांश लोगों के लिए सर्दी का मौसम लंबा होता है, जिसमें कई लोग घर के अंदर ही रह पाते हैं। इस युग में मनोरंजन की कमी है, लेकिन लू चेन के लिए समय बहुत तेजी से बीतता है क्योंकि सर्दियों में उत्तरी शहर में राजनीतिक गतिविधियां कम होती हैं। वह अपनी सुबह अध्ययन कक्ष में खुफिया जानकारी की समीक्षा करने में बिताता है, फिर स्प्रिंग साउंड कोर्ट में शियाओ वेन्याओ को घुड़सवारी सिखाने जाता है और येल नानयान के साथ चाय का आनंद लेता है। वह पूरा दिन वहीं बिताता है। शाम को लू चेन अपनी प्रिय पत्नी के साथ सोने के लिए अपने मुख्य आंगन में लौट आता था और हर दिन को पूरी तरह से जीता था। आधे महीने बाद बड़ी रकम, राजधानी शहर इंपीरियल पैलेस, जबकि नॉर्थ सिटी बर्फ से ढकी हुई है। ग्रेट सुम की राजधानी में अभी भी शरद ऋतु का मौसम महसूस हो रहा है और सर्दियों के आने के कोई संकेत नहीं है। पीले रंग के ड्रैगन वस्त्र पहने सुम सम्राट शाही उद्यान में एक मंडप में खड़े थे और शेडो गार्ड्स के नेता की रिपोर्ट सुनते हुए भौहें चढ़ा रहे थे। शेडो गार्ड के नेता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सुम सम्राट ने एक हिजड़े की ओर मुड़कर कहा, जाकर देखो कि दोनों प्रधानमंत्री आ गए हैं या नहीं। जी हाँ महाराज। उसी क्षण मंडप में राज्य के उपदेशक सिटुसे ने कहा, आपका सेवक मानता है कि यह खबर सच होने की बहुत संभावना है। ये सुनकर सुम सम्राट ने उत्तर दिया, क्या आप मजाक कर रहे हैं राजकीय गुरु? पिछली बार वानिंग घाटी में उत्तरी शहर ने स्काई वुल्फ किंग की 3 लाख सैनिकों की सेना को परास्त कर दिया था। अब उत्तरी एरे किंग की 2 लाख सैनिकों की सेना का सामना करते हुए वे न केवल जीतने में असफल रहे, बल्कि उन्हें 50,000 घुड़सवार सैनिकों का नुकसान भी उठाना पड़ा। सिटुसे ने कहा, महामहिम, क्या आप वानिंग घाटी में हुई पिछली घटना को भूल गए हैं, जहाँ एक ग्रैंडमास्टर के प्रकट होने का संदेह था? आपके सेवक का मानना है कि अगर नॉर्थ सिटी में सचमुच कोई ग्रैंडमास्टर है तो ये बहुत ही असंभव है कि वह हर समय नॉर्थ सिटी में ही रहे। वेनिंग घाटी में मिली शानदार जीत काफी हद तक उस ग्रैंडमास्टर की मदद के कारण संभव हुई। ग्रैंडमास्टर के बिना नॉर्थ सिटी की भारी घुड़सवार सेना अभी भी असुरक्षित है। ये भारी घुड़सवार सेना हाल ही में सामने आई है। इनकी युद्ध क्षमता और क्या ये राजमहल की भारी घुड़सवार सेना का मुकाबला कर सकती हैं, यह अभी तक अज्ञात है। हमने इनके कवच पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया और इस प्रकार इनकी वास्तविक शक्ति को नजरअंदाज कर दिया। भले ही नॉर्थ सिटी के पास हैवी कैवेलरी के लिए बख्तरबंद वाहन हों, लेकिन एक प्रभावी हैवी कैवेलरी बल को प्रशिक्षित करना रातों रात संभव नहीं है, जिसके बारे में महाराज को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सितुसे का कथन सुनने के बाद सुम सम्राट ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे। सितुसे की बातें तर्कसंगत थीं। वे सभी उत्तरी शहर में भारी घुड़सवार सेना के अचानक प्रकट होने से प्रभावित हो गए थे, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उन्होंने अवचेतन रूप से उत्तरी शहर की काली घुड़सवार सेना को ग्रेट सम की अच्छी तरह से प्रशिक्षित 2000 भारी घुड़सवार सेना के बराबर मान लिया था। हालांकि उन्हें उत्तरी शहर की ब्लैक कैवलरी के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, लेकिन न तो लिन शियुमिंग की युद्ध रिपोर्ट और न ही बाय किंग की खुफिया जानकारी में इन ब्लैक कैवलरी की ताकत का उल्लेख किया गया था। उन्होंने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि नवगठित भारी घुड़सवार सेना की युद्ध क्षमता ग्रेट सोम दरबार की भारी घुड़सवार सेना के समान थी या नहीं। अब अगर इस बारे में सोचें तो अगर वे भारी घुड़सवार सैनिक सीधे अन्य सेनाओं से उत्तर शहर में प्रवेश करने वाले सैनिक नहीं थे, बल्कि उत्तर शहर से ही भर्ती किए गए थे और उन्होंने भारी कवच पहनकर एक भारी घुड़सवार इकाई बनाई थी, तो उनकी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से वास्तविक भारी घुड़सवार सेना के बराबर नहीं हो सकती थी। अध्याय 228 अध्याय 228 अध्याय 176 सम्राट के गुप्त इरादे _ अध्याय 228 अध्याय 176 सम्राट सुम के गुप्त इरादे _ अनुवादक 54,96,90,339। जब सुम सम्राट उत्तराधिकार संघर्ष में लगे हुए थे, तब उन्होंने गुप्त रूप से भारी घुड़सवार सेना की एक इकाई को प्रशिक्षित किया था। उन्हें इस बात का स्पष्ट अंदाजा था कि भारी घुड़सवार सेना की एक इकाई को युद्ध के लिए तैयार करने में कितना समय लगेगा। लू चेन को उत्तरी शहर में आए हुए केवल 1 साल से थोड़ा अधिक समय हुआ था। यदि उत्तरी शहर के भारी कवच लू चेन को दूसरों द्वारा दिए गए थे और उन्होंने स्वयं नहीं बनाए थे, और उत्तरी शहर की भारी घुड़सवार सेना भी उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी, तो उत्तरी शहर की भारी घुड़सवार सेना को युद्ध के लिए तैयार होने में निश्चित रूप से कई साल लग जाएंगे। केवल सैनिकों को कवच पहना देना और फिर उन्हें भारी घुड़सवार सेना मान लेना ये साबित नहीं करता कि वे युद्ध में मजबूत हैं। थोड़े ही समय में यदि भारी घुड़सवार सेना को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो वे सामान्य पैदल सेना से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन यदि प्रशिक्षण विधियां अनुपयुक्त हों तो भारी कवच वाली घुड़सवार सेना हल्की घुड़सवार सेना द्वारा खदेड़ दी जा सकती है। ये सोचकर कि उत्तरी शहर की भारी घुड़सवार सेना शायद मात्र एक दिखावा हो, सुम सम्राट की भावनाएं अचानक बहुत जटिल हो गईं। उसने मूल रूप से उत्तरी शहर की भारी घुड़सवार सेना का उपयोग करके उन कुलीन परिवारों को डराने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उत्तरी शहर की भारी घुड़सवार सेना इतनी जल्दी नष्ट हो जाएगी। हालांकि बाद में सोचने पर उत्तरी शहर में भारी घुड़सवार सेना का विनाश उसके लिए अच्छा ही हुआ।
आखिरकार वह उत्तरी शहर के मामलों को संभालने से पहले कुलीन परिवारों की समस्याओं से निपटने पर विचार कर रहा था। लू चेन और नॉर्थ सिटी दोनों ही उसके लिए संभावित खतरे थे। भले ही लू चेन सचमुच उसका अपना बेटा होता, फिर भी वह अपने जीवन काल में ऐसे किसी राजकुमार को अस्तित्व में नहीं रहने देता जो उसकी सत्ता के लिए खतरा बन सकता था। इसके अलावा लू चेन के पीछे रहस्यमयी चंद्र महल और किसी रहस्यमयी शक्ति का समर्थन था। स्पष्ट रूप से लू चेन एक मोहरा था जिसका इस्तेमाल कोई ग्रेट सुम के खिलाफ करना चाहता था। इस समय सिटूसे ने पूछा, महाराज, आगे आपकी क्या योजना है? क्या आप उत्तर की ओर एक बड़ी सेना भेजेंगे या उत्तरी राजकुमार उत्तर की रक्षा करना जारी रखेंगे? सुम सम्राट ने भावहीनता से कहा, चूंकि चेन के पास एक रहस्यमयी शक्ति है और उसे रहस्यमयी चंद्र महल का समर्थन प्राप्त है, इससे पता चलता है कि वे लोग अभी भी चेन का उपयोग करने में महत्व समझते हैं। वे चेन को यूं ही गायब होते नहीं देखेंगे। चेन को उत्तर की रक्षा जारी रखने दें। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि चेन के पीछे किस प्रकार की शक्ति है। तभी जो हिजड़ा पहले ही चला गया था वह मंडप में आया और बोला, महाराज, प्रधानमंत्री और अन्य लोग आ गए हैं। वे अध्ययन कक्ष में आपका इंतजार कर रहे हैं। सुम सम्राट ने सिटूसे के साथ बातचीत जारी नहीं रखी और सीधे अध्ययन कक्ष की ओर चले गए। कुछ समय बाद शाही महल, शाही अध्ययन कक्ष। दरबार के कई प्रमुख मंत्री पहले से ही अध्ययन कक्ष में एकत्रित होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी ने कमरे में उपस्थित लोगों पर एक नजर डाली और तुरंत ही यह अंदाजा लगा लिया कि सुम सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया था। दोनों प्रधानमंत्रियों के अलावा राजस्व मंत्री और युद्ध मंत्री भी उपस्थित थे और सुम सम्राट द्वारा पदोन्नत किए गए कई सेनापति, जिनमें युद्ध सहायक मंत्री भी शामिल थे, अध्ययन कक्ष में मौजूद थे। स्पष्ट रूप से सुम सम्राट उन्हें कुछ सैन्य संबंधी बातें बताना चाहते थे और संभवतः महान सुम और महान वू के बीच युद्ध में कुछ परिवर्तन हुए थे। इसी समय दरवाजे पर एक हिजड़े की आवाज सुनाई दी, महामहिम आ गए हैं। अध्ययन कक्ष के अंदर मौजूद लोग तुरंत दो पंक्तियों में खड़े हो गए और सुम सम्राट के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। सुम सम्राट के अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते ही और अपनी मेज पर बैठते ही सभी मंत्रियों ने तुरंत उनका अभिवादन करते हुए कहा, महाराज, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपका जीवन दीर्घायु हो, आपका शासन लंबा चले। सुम सम्राट ने उदासीनता से कहा, औपचारिकताएं छोड़ो। दक्षिणपंथी मंत्री झाओ वेनहान सबसे पहले आगे बढ़े और पूछा, महामहिम, क्या आपने हमें इस समय इसलिए बुलाया है क्योंकि मोर्चे पर युद्ध की स्थिति में कोई बदलाव आया है? प्रधानमंत्री का एक विशेष दर्जा होने के कारण वे ऐसे समय में सुम सम्राट से प्रश्न पूछने की पहल कर सकते थे। सुम सम्राट ने भावहीनता से उत्तर दिया, मोर्चे पर युद्ध की स्थिति में वास्तव में बदलाव आया है, लेकिन ये पश्चिम में नहीं बल्कि उत्तर में हुआ है। ये सुनकर अध्ययन कक्ष में बैठे मंत्री अचंभित रह गए। उत्तर? क्या वह नॉर्थ सिटी नहीं था? क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तरी राजकुमार ने उत्तरी शहर की भारी घुड़सवार सेना का नेतृत्व करते हुए उत्तरी एरे राजा की आगे बढ़ती सेना को नष्ट कर दिया हो? सचमुच? क्या ये सच हो सकता है? क्या उत्तरी राजकुमार इतना शक्तिशाली था? पिछली बार उत्तरी राजकुमार ने आकाश भेड़िया राजा की 3 लाख सैनिकों की सेना को परास्त कर दिया था। यदि वह अब उत्तरी फ्री राजा की 2 लाख सैनिकों की सेना को भी नष्ट कर देता तो उत्तरी राजकुमार वास्तव में सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता। जब लोग तरह तरह के कयासों में उलझे हुए थे तब सुम सम्राट ने अपने हाथ में मौजूद रिपोर्ट को हिजड़े को सौंपते हुए कहा, इसे नीचे तक पहुंचा दो ताकि वे भी इसे देख सकें। हिजड़े ने तुरंत सैन्य रिपोर्ट ली और उसे लिन को सौंप दिया। गाओ युआन अपने ही बेटे द्वारा लिखी गई सैन्य रिपोर्ट को देखकर लिन गाओ युआन तुरंत स्तब्ध रह गया। नॉर्थ सिटी के 50,000 भारी घुड़सवारों का विनाश, ये कैसे संभव हो सकता है? उस समय बर्बाद न करते हुए सुम सम्राट ने सीधे कहा, उत्तरी भूमि से समाचार मिला है कि उत्तरी शहर की 50,000 घुड़सवार सेना तियानगुआंग शहर में उत्तरी फ्रे राजा की विशाल सेना के साथ निर्णायक युद्ध में अंततः नष्ट हो गई। केवल कुछ हजार घायल बचे हैं। इस बीच उत्तरी फ्रे राजा की सेना मैदानों में पीछे हट गई है, लेकिन समय समय पर तियानगुआंग शहर को परेशान करने के लिए दक्षिण की ओर घुड़सवार सेना भेजती रहती है। सुम सम्राट के शब्दों को सुनकर सभी मंत्री तुरंत अवाक रह गए। नॉर्थ सिटी के 50,000 भारी घुड़सवारों का विनाश, ये कैसे संभव हो सकता है? वे भारी घुड़सवार सेना थे। हालांकि मैदानों में भारी घुड़सवार सेना हल्की घुड़सवार सेना की तरह गतिशील नहीं होती और संभवतः हल्की घुड़सवार सेना का मुकाबला नहीं कर पाती, फिर भी वे भारी कवच पहनते थे। बर्बर जनजाति की सेना द्वारा उनका सफाया करना इतना आसान नहीं होना चाहिए था। मंत्रियों के मन में पहला विचार यही आया कि यह खबर झूठी होनी चाहिए। निश्चित रूप से यह सुम सम्राट द्वारा उनका ध्यान भटकाने और उन्हें ये भुलाने के लिए किया गया धोखा था कि उत्तरी शहर में 50,000 भारी घुड़सवार सेना थी। लिन गाओ युआन भी यही सोच रहा था, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। आखिर यह उसके बेटे द्वारा भेजी गई एक सैन्य रिपोर्ट थी। भले ही उसका बेटा कुछ जानकारी छिपा सकता था, लेकिन यह असंभव था कि वह झूठी रिपोर्ट भेजेगा।